नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश, एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन करने जा रहे हैं हम आज। हैशटैग बॉयकॉट फैब इंडिया। ये एक हैशटैग है जो ट्विटर पर अभी कुछ दिनों से काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक अच्छा पैनल मौजूद है इस विषय पर बात करने के लिए। आप सब जानते हैं फाउंडर इंडिया देश का एक जो बिजनेस चैनल है, ओटीटी बिजनेस चैनल है, जहां पर हम बिजनेस जगत से जुड़े हर मुद्दे को कवर करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा ब्रांड फैब इंडिया जिसका काफी नाम है देश भर में, उसे बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ हमारा इस विषय को समझना और लोगों से जुड़ना और उनका मत लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज हमारे साथ एक अच्छा पैनल मौजूद होने वाला है इस विषय पर बात करने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल देते हैं कि ये है क्या। तो फैब इंडिया जो भारत का एक अच्छा नामी एथनिक वेयर ब्रांड है, इन्होंने अपनी एक लेटेस्ट कलेक्शन लॉन्च की थी। एक ट्वीट इन्होंने किया था 9 अक्टूबर को। फैब इंडिया के ट्विटर हैंडल पे एक इनका पोस्टर जो है गया था, जिसमें जश्न रिवाज के नाम से इनकी एक नई जो कलेक्शन आने वाली है उस पर बात की गई थी। उसका एक पोस्टर था और यहाँ पर विवाद शुरू हुआ और लोगों को लगा कि दिवाली को जश्न रिवाज नहीं कहा जाना चाहिए और इसके बाद ये हैशटैग जो है ट्रेंड करने लगा पूरे ट्विटर में। कुछ बड़े नामों ने इस ट्रेंड को और ज्यादा जो है हाइप में ले आए और ज्यादा जो ये है ट्रेंड करने लगा ये जो हैशटैग था, जिसमें तेजस्वी सूर्या और कपिल मिश्रा जैसे नाम शामिल थे। उन्होंने हैशटैग बॉयकॉट फैब इंडिया को लेकर ट्वीट किए और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आने लगा। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फैब इंडिया को फेस करना पड़ा। कुछ ऐसे विजुअल्स भी सामने आए जहां पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे और जहां फैब इंडिया के कपड़ों से लोग जूते साफ करते भी हमने देखे हैं। कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक अच्छा पैनल आज मौजूद होने वाला है। अशोक वासुदेव जी हमारे साथ मौजूद होंगे, ज्योतिष आचार्य हैं अशोक जी, उनसे बात करेंगे। और देश के जाने माने जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पाठक जी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनका मत लेने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। और ऐसा ही एक अच्छा पैनल तकसीन नायक हमारे साथ मौजूद होंगी, खुशबू मौजूद होंगी हमारे साथ, जीरो ग्रेविटी कम्युनिकेशन की फाउंडर हैं। हना मोहसिन खान हमारे साथ मौजूद होंगे, अबू सुफियान कल्चरल रिवाइवलिस्ट हैं, उनके साथ जुड़ेंगे। फैजान अंजुम पोइट हैं और एक यंग पोइट, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी मत जानने की कोशिश करेंगे। अभी फटाफट से हम चलते हैं, हम जुड़ते हैं फाउंडर इंडिया के एडिटर लवजीत अलेक्जेंडर जी के साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनका इस पर क्या मत है। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शिवानी जी। और एक खास शो, खास दिन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सब्जेक्ट, क्यों हम इस तरीके के सब्जेक्ट्स को नॉर्मली नहीं लेते हैं, क्योंकि हम फाउंडर इंडिया की जब बात करते हैं, फाउंडर इंडिया टेलीविजन की, फाउंडर इंडिया मीडिया हाउस की, तो हम एसेंशियली एक बिजनेस चैनल हैं, एक बिजनेस मीडिया हाउस हैं। हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, व्यापार जगत से, अर्थ जगत से जुड़ी हुई खबरों पे बात करते हैं और राजनीति को थोड़ा सा दूर से देखते हैं। और जब तक उसका असर अर्थशास्त्र पे ना पड़े, जब तक आर्थिक मुद्दों पे, जब तक व्यापार पे, बिजनेस पे राजनीति का असर नहीं आता है, तब तक हम कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जहाँ पे एक ब्रांड और उसका पूरा बिजनेस उसमें आ जाता है, घेरे में आता है और उसके ऊपर में बात हो रही है, तो ये जरूरी है कि इस समय हम उस पर जरूर बात करें। तो इसलिए ये खास समय है और इसलिए हम इस पे विशेष रूप से आज चर्चा करना चाह रहे हैं। एक बार पैनल को जोड़ लेते हैं, पैनल को साथ में लेते हैं इसमें। बिल्कुल सर, पैनल के साथ हम फटाफट से जुड़ते हैं और उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। एक नाम जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम था, रमन मलिक सर हमारे साथ मौजूद होंगे, बीजेपी से सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी स्पोक्समैन हैं सर, उनके साथ जुड़ेंगे और सर का भी मत जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रमन सर के पास ही चलते हैं। जी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। जी बोले। जी सर, अब बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो फाउंडर इंडिया चैनल पर और बहुत धन्यवाद आपने अपना वक्त दिया हमें। सर आपसे समझना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त और आपका इस पर क्या कहना है, क्या कहेंगे आप हैशटैग बॉयकॉट फैब इंडिया पर?
देखिए, फैब इंडिया एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कुछ एक विषयों को ऊपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन अ सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन ऑल माय लाइफ एंड आई हैव एस्टैब्लिश्ड वेरियस ब्रांड्स एंड आई हैव बीन द फाउंडिंग टीम मेंबर फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। सो मेरा अपना मानना ये है दैट जब आप सबके लिए सेंसिटिव होते हैं, जब एक मैकडॉनल्ड्स इस देश में आने के बाद हलाल सर्टिफिकेट लेता है, जब एक लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट है वो इस तरीके के हलाल सर्टिफिकेट या और कोई सर्टिफिकेट लेता है, सो दैट दे आर कंजर्विंग एंड दे आर मेकिंग श्योर कि जी कोई कंट्रोवर्सी ना हो उनके ब्रांड के साथ। सो उसके साथ साथ उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए दैट दे शुड नॉट बी टेकिंग फॉर ग्रांटेड ये जो विषय है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूँ कि जब मैं बच्चा था तो जिस स्कूल में पढ़ता था, नर्सरी स्कूल जो मेरा था, वो फैब इंडिया के प्रमोटर्स के माता पिता का था दिल्ली में, तो आई नो दैट फ्रॉम दैट डिटेल ऑल्सो। तो मेरा अपना मानना ये है that they should have their team has actually destroyed the capital value of Fab India, because आपको समझना चाहिए कि Fab India का एक बहुत बड़ा जो कंज्यूमर बेस है that belongs to a bigger section of one of the communities which is prevalently in majority in India. तो मैंने हर एक ब्रांड को अपनी ब्रांड प्लेसमेंट के हिसाब से समझदारी दिखानी चाहिए। कई बार बेवकूफाना काम हो जाते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है जी। आपको याद होगा एशियन पेंट्स का भी इसी प्रकार से कुछ काम हुआ था और भी लोगों ने करा था। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड टुडे द फॉल्ट लाइंस आर देयर एंड पीपल आर सेंटिमेंटल अबाउट इट। द फॉल्ट लाइंस हैव बीन देयर फॉर वेरियस रीजंस। इफ अगर आपको चाहिए तो मैं वो रीजंस भी बात कर सकते हैं, लेकिन we will have to accept that there is fault lines. One, secondly, insensitivity towards a community is the major reason for these brands to face backlash. They should be sensitive towards all the brands or all the communities, not just one. रमन सर, एक इस पे मैं एक थोड़ा सा बात वाला करना चाहता हूँ कि इसमें गलती क्या है, खराबी क्या है, एक छोटा सा उस पर आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। और दूसरी चीज ये समझना चाहता हूँ कि अगर हम मान लें कि फैब इंडिया ने एक गलती करी, एक ऐड ऐसा किया, अगर एक बार को मान भी लें कि हम ये गलत ऐड था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस ऐड के अंदर में अगर कोई गलती गई तो क्या उसके लिए वो पूरा ब्रांड, वो पूरा बिजनेस, उस पूरी कंपनी को बॉयकॉट करना, वो भी तब जब उसके कुछ ही घंटों के अंदर में उन्होंने एक बयान जारी कर दिया जिसमें उस ऐड को वापस भी ले लिया, उन सारी गलतियों को माफी भी मांग ली, जबकि गलती है नहीं है उस पर अभी बाद में अलग से बात करते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद हम उसके ऊपर में हैशटैग चलाते हुए और पूरी करीब करीब आपकी पार्टी जो है वो एक तरफ दिखाई दे रही है जो फैब इंडिया के अगेंस्ट खड़ी हुई। ये कितना उचित है? क्योंकि ये तो हमेशा होता है, कई बार बीजेपी के बहुत सारे पोस्टर्स में दिखता है कि जब आप कहते हैं कि यूपी चमक रहा है और उसमें फोटो लगी होती है बंगाल की या कहीं विदेश की, तो ये गलतियां तो क्रिएटिविटी में हो जाती हैं। मैं जानता था लवजीत, मैं जानता था ये विषय आप जरूर उठाएंगे, क्योंकि आपका और मेरा भी मिलना जुलना अक्सर रहता है, तो मैं आपको भी बहुत प्यार से समझता हूँ। देखिए, जिस विषय की आप बात कर रहे हैं यूपी की, तो वो तो मैं आपको बता दूं, उसके ऊपर प्रॉपरली जो पेपर अपने आप उसने क्लैरिफिकेशन दी कि ये हमने खुद बनाया था और इसमें हमसे खुद से गलती हुई है, यूपी सरकार ने नहीं दिया। तो वो तो वहां पे जो सिस्टम है वो आपके सामने आ गया। अब उन्होंने अंदर बाकी बात मैंने भी पूछी थी, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, पत्रकार हैं, उनसे मैंने पूछा था कि वो विषय क्या रहा, तो वो बोलते कि साहब ज्यादा मत टटोलिए, कुछ एक लोगों को फायर इसलिए करा गया था कि उन्होंने बदमाशी करी, तो वो एक विषय पूरा अलग है, उसको छोड़ देते। लेकिन जहां तक बात आप इसके करेंगे, आप ये देखिए
कि हर चीज को आप you cannot start diluting everything which is Indic and Indic not towards the time frame कि जब मुगल आए हिंदुस्तान में, तो मुगलों के आने के बाद हिंदुस्तान नहीं बना। The Indic culture has been there for before time immemorial. Now आप उसके ऊपर जब आप विवाद करना शुरू करेंगे, आप उसके ऊपर बात करेंगे, और खासकर दिवाली, होली, ये कुछ ऐसे पर्व हैं जो धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप उनको सिर्फ पर्व मान के बिजनेस का माहौल बनाना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? बिजनेस से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो धार्मिक आस्थाओं के साथ पर्व जुड़े हुए हैं, if you start playing around with that, you are not permitted, nobody gives you the permission. क्या आप ये इसी तरीके का अगर सिस्टम हम ईद के ऊपर ये जश्न ए की बजाय संस्कृत का कोई वर्ड बना के उसकी एड निकालेंगे तो क्या वो चलेगी, या क्या उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी? ये बड़े सवाल है। तो इसको अलग तरीके से देखना चाहिए। और लवजीत, एक और चीज आपको बताऊं, हालात यहाँ तक हैं कि आप साउथ में कई बार देखेंगे तो यीशु मसीह के लिए, क्राइस्ट के लिए भी उनका व्यवहार, वेशभूषा पूरी बदल दी जाती है चित्रों में। उन्हें भगवा वस्त्र पहनाया जाता है, उनके माथे पे तिलक लगा दिया जाता है, और ये हम कोई हिंदू बिरादरी में से नहीं करता, ये करते हैं वही लोग जो ईसाइयत को वहां पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो द मार्केटिंग हैज टू बी सेंसिबल, इट डज नॉट हैव टू बी फूलिश। इट वाज अ फूलिश अटेम्प्ट टू मार्केट। ठीक है, मैं दोनों चीजें मानता हूं, क्योंकि वो भी है कि जब ये कोई अंग्रेज आकर के हिंदुस्तान में जब शादी करता है और वो हिंदुस्तानी वेशभूषा में जब इस तरीके से तिलक लगा करके और आरती करता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट हो और चाहे वो वहाँ का एक आम नागरिक हो, तो हम उसको बहुत ही ग्लोरीफाई करते हैं, उसमें बहुत खुश होते हैं। हम इस्कॉन जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि बहुत सारे अंग्रेज हैं जो कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को अपना रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है यही। लेकिन जब दूसरी चीजें अलग तरीके से घूम करके आती हैं तो हमें क्यों खराब लगता है, ये अलग विषय है। अशोक जी के पास इस समय जाना चाहूंगा। अशोक वासुदेव जी शायद हमारे साथ में जुड़ गए होंगे। बिल्कुल सर। अशोक जी, आपके पास, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आ रही है आवाज जी। तो इस पे सर आपसे जो अभी रमन जी कह रहे थे, आपने सुना होगा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये चीजें भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को कितना नुकसान कर रही हैं? एजेंडा है, नहीं एजेंडा है, वो भी होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर विषय पे आज जिस पे हम बात कर रहे हैं, या अगर दिवाली को एक बार को जश्न रिवाज या कुछ ऐसा लिख दिया जाता है तो क्या ये एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी खराबी है, गलती? देखिए, मेरा आपका भी संबंध बहुत पुराना है, जैसे मलिक साहब ने बोला कि उनका आपका संबंध बहुत पुराना है। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, मेरे पास भी बड़े बिजनेस हाउसेज और बड़े बिजनेस मैग्नेट्स का ही ज्योतिष करता हूँ। मेरी स्पेशलिटी ही कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी। जब इन बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के पास इतने लोग आपके सर्च के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए बैठे होते हैं, तो आप एक सबसे पहले जो सनातन धर्म का बेसिक है ना, उसको नहीं आप बोलते, क्योंकि हमारे जो त्यौहार हैं वो रिवाज नहीं है, वो रीत नहीं है, उनकी एक गणनाएं हैं, उनकी ज्योतिषीय गणनाएं हैं जो लगभग 36,000 साल वर्ष से चली आ रही है। आप उसकी शब्दावली को बदल करके अब आप उसकी शब्दावली को बदल करके उसके महत्व को कम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन इतना, नाम आप जो मर्जी दे दीजिए, लेकिन मेरे त्यौहार को आप रिवाज नहीं बोल सकते, रीत नहीं बोल सकते। हमारे त्योहारों की गणना आज से 100 वर्ष पश्चात भी दिवाली कब पड़ेगी, ये आज कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमारा सनातन धर्म की पद्धति, हमारा जो ज्योतिष विज्ञान, जो वेदों का छठा अंग है, ये वेदांग है, जो मैथमेटिक्स है हमारा, ये तो वैसे नहीं बना। आज से 400 वर्ष पहले कहीं विज्ञान आया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि जमीन गोल है, लेकिन हमारे तो सदियों से मंत्र चला आ रहे हैं, अखंड मंत्र लगा, जमीन गोल है, हमारे ऋग्वेद में लिखी हुई है चीजें। अब उस बेसिक को आप चेंज नहीं करते, अब फर्क क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्शन क्या है। मेरे सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मंदिर नाम देते रहे या वर्षों से देते रहे, सनातन सनातन रहेगा, सनातन कभी बिगड़ेगा, सनातन कभी समाप्त नहीं होगा।
सनातन का मतलब भी यही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, अगर हमारे त्योहार को रिवाज कहेगी, रीत कहेगी, तो भाई सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो शुरू होगी। और दूसरी बात है कि पहले हम प्रखर नहीं थे, हम मुखर नहीं थे। कुछ वर्षों से हम प्रखर और मुखर हो गए हैं कि हमारी संस्कृति को हमें बताना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को आगे अगर बढ़ाना है तो हमारे जो आगे आने वाली जो संपत्ति है, एटलीस्ट वो अपनी विदेशी को समझे, अपने पूर्वजों को समझे, हमारी संस्कृति को समझे, और आगे उसको ले जाने के लिए उसके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है उसको भी समझे। सिर्फ इतना ऑब्जेक्शन। अब जहाँ तक रहा शब्द जश्न मनाने का, देखिए जश्न शब्द यूज करिए आप कोई भी करते, लेकिन रिवाज शब्द से मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इसके लिए। और दूसरी बात है, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट हाउस तरह की शब्दावली को इस्तेमाल करता है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जैसा कि अभी मैंने सामने होगा कि अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेजॉरिटी करती है उसके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, तो वही करने की जरूरत है, कुछ और भी यूज किया जा सकता है, कुछ और भी शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। और अभी आपने कहा कि उस कॉर्पोरेट हाउस ने माफी मांग ली, सब कुछ कर लिया, तो अब मेरे ख्याल से इनके अगेंस्ट प्रॉपगेंडा बंद कर देना चाहिए। हम लोग जो सभी लोग, देखिए फैब इंडिया का कोई ऐसा व्यक्ति तो फैब इंडिया का फैन नहीं या फैब इंडिया के कपड़े नहीं पहनता हो, हम लोग भी सब पहनते हैं, लेकिन मैं ये इनसे सिर्फ प्रार्थना करूँगा कि भाई कुछ शब्दावली को जरा ठीक से अपनी रिसर्च और स्ट्रेटेजी जो आपके एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, वो देखें कि हमारे धर्म के अंदर उसको क्या कहा जाता है और उसकी साइंटिफिक क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक ऑफ द वर्ड व्हाट वी यूज। त्योहार शब्द एक अलग है, जैसे मलिक साहब ने पर्व बोला है, इसको पर्व की बोला, पर्व की गणनाएं हैं, उसका एक आध्यात्मिक मैसेज है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। इट हैज गॉट सम स्पिरिचुअल मीनिंग, इट इज नॉट सिंपली अ फेस्टिवल, इट्स नॉट सिंपली अ फेस्टिवल, इट हैज गॉट स्पिरिचुअल मीनिंग। बड़े बड़े साधक लोग जो हैं इस समय पर साधनाएं करते हैं, ठीक है, उसका आप रिवाज नहीं बोलो, रिवाज बोलेंगे तो वो एक सुपर हो जाता है। अशोक जी, मैं इस पे वापस एक चीज और आपसे समझना चाहता हूँ, और इसलिए खासकर आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि आप वेदों का ज्ञाता हैं, और मैं इसलिए आपको मैंने खासकर इनवाइट किया इस शो पे, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आपने वेदों का जितना अध्ययन किया है शायद ही देश में बहुत ही कम लोगों ने, और उस तरीके से उसको इंटरप्रेट भी किया है, उसको समझाया भी है बहुत सरल भाषा में, और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, और इस तरीके से आप उन लोगों तक भी, युवाओं तक भी पहुंच सकते हैं। और यहाँ विषय उसी तरीके का है कि शायद कहीं क्या ऐसी कुछ चीजें हैं कि हम या नई जनरेशन चीजों को समझ नहीं पा रही है क्या, और या जो आप जिसको कह रहे हैं कि अब हम हाल में इधर कुछ समय से मुखर हो गए हैं इन चीजों को लेकर के, उसी को कुछ लोग कहते हैं कि ओवर सेंसिटिव हो गए हैं आप तो, लेकिन उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब कहते हैं कि परंपरा या रिवाज जिसकी बात है, तो परंपरा में और जब हम दीपावली की बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर हुआ? अगर क्या ये हमारी परंपरा नहीं है या परंपरा का हिस्सा नहीं, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, या इसमें कैसे, जब आप कह रहे हैं कि आपको रिवाज से प्रॉब्लम है, जश्न से नहीं है, रिवाज यानी परंपरा में और दीपावली मनाने की परंपरा हमारे देश में हमेशा से रही है, क्या इसमें मैं कहीं कुछ गलत कह रहा हूँ या क्या चीज है, इसका फर्क क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। यही फर्क है हमारे सनातन धर्म को समझने के। रिवाज क्या होता था, जो ईद क्या होती है। देखिए पंजाब के अंदर सूट पहना जाता है, नॉर्थ इंडिया में साड़ी पहनी जाती है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और पहना जाता है, साउथ इंडिया में कुछ और पहना जाता है। वो वहाँ का रिवाज है, वो वहाँ की रीत है, चली आ रही है वर्षों से। और कुछ परिवारों में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये शादी में ये वाली रीत होती है, लेकिन जिस समय हम शादी के फेरों पर आते हैं तो वैदिक मंत्रों में, ऋग्वेद के 10वें अध्याय में जो वैदिक मंत्र दिए गए हैं, उन्हीं वैदिक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, उन्हीं वैदिक मंत्रों की रीत के द्वारा हमारे यहाँ वो विवाह का बंधन बांधा जाता है। अब रीत और रिवाज में इसमें कितना फर्क है। रिवाज एक सुपरस्टिशन भी हो सकती है, रिवाज कुछ चली आई चीजों पे मोड़ तोड़ कर पेश करने का भी तरीका हो सकता है। रिवाज जो है वो अकॉर्डिंग दी सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द कालखंड वो बदल भी सकता है, लेकिन त्योहार और पर्व ये किसी भी दशा में, किसी भी कालखंड में ये बदला नहीं जाएगा, और ना बदलता है ही, ना आज तक बदला है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। लव जी जी, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, और मेरी बात को
वासुदेव जी बिल्कुल मेरे को लगता है अनुमोदन करेंगे मेरी बात का, दैट इसी दिवाली का एक पूरा सिस्टम है। आपने किस समय किस लक्ष्मी पूजन करना है, आपने घर की शुद्धि का कब पूजन करना है, आपने ग्रह नक्षत्रों की पूजन कब करना है, आपने अपने धन जहां रखते हैं उस जगह का कब पूजन करना है, और इसका पूरी पद्धतियां हैं। दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ इवेंट और वन ऑफ एक्टिविटीज टू डू, दिस इज अ होल सिस्टम ऑफ थिंग्स टू बी डन। सो दैट इज व्हाई ये जो बात उन्होंने कही रिवाज की, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। और एक और चीज आपको बता, अगर ये रिवाज होता ना साहब, तो हर 25 तारीख, एक महीने की 25 तारीख में कुछ हो जाता। ये रिवाज होता ना साहब, तो 31 तारीख को होता। तारीखों से पर्व नहीं आते, तारीखों से पूजा नहीं आती। पूजा और त्योहार तिथियों से आते हैं, और तिथि साइंस जो है एस्ट्रोलॉजी की, पंचांग की, उसके माध्यम से निकलती है, क्योंकि वो भी कॉन्स्टलेशन के हिसाब से बनती है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज जो है वो बता, ये जो पिछले कुछ दशकों में हमारे देश के साथ, हमारी संस्कृति के साथ तमाशा हुआ है ना साहब, उसको आपको कहीं ना कहीं पांव रख के फुल स्टॉप करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है, एंड डू नॉट टेक इट इन एनी अदर वे, जो भी सुन रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि उन लोगों से जब वो अपना कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो क्या कहता है कि जी मेरे को ये धर्म पसंद नहीं, मैं वो उस धर्म में जा रहा हूं। चलिए, संविधान आपको इजाजत देता है। लेकिन अगर आप सिख हैं और आप क्रिश्चियन बन रहे हैं, तो आपको फिर दस्तार पहनने और दस्तार के साथ केश रखने की इजाजत क्यों दी जाए, या आप उसका क्यों अनुसरण करें? आपको तो वो बुरा लग रहा था। या ऐसे ही अगर आप हिंदू हैं और आपने ईसाईयत या इस्लाम कबूल करा है, तो क्या आपका नाम, अगर मैं कल को कर लूं, तो क्या मेरा नाम रमन मलिक ही रहना चाहिए? नहीं ना। अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो रहमान हो जाएगा, नहीं तो रॉबर्ट या रॉचेस्टर, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अपनी उस जो हिंदू आइडेंटिटी है या आपकी सिख आइडेंटिटी है, बॉर्न आइडेंटिटी है, आप उसको क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि there may be economical benefits, there may be situational benefits which you do not want to leave. यार तो सर, बात यही कंपल्शन आती है। भी हो सकता है कि ऐसा कुछ अभी तक सिस्टम में कहीं कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं नहीं, सिस्टम है सर, सिस्टम है, सिस्टम में दो धर्म, बहुत आसान सिस्टम है सर। आप एक एफिडेविट देके अपना नाम परिवर्तित कर सकते हैं, एक एफिडेविट देके। नहीं, अगर बोलेंगे तो मैं आपके पास पूरी किताब भेज दूंगा। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ सर, यू कैन चेंज योर नेम बाय गिविंग एन एफिडेविट। चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं दोनों को मानना चाहता हूँ, तो क्या दिक्कत है? वो फॉर्मेलिटीज में कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कि वो मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत है। क्योंकि जब आप धर्मांतरण करते हैं, then you are preferring one religion in which you are born above the below the religion that you are accepting. You are giving a preference to a religion you were not born in. That means that there are shortcomings in that religion, i.e. that is an inferior religion according to your intellect, and that is why you want to transfer. Now, having said that, लेट्स कम डाउन टू द टॉपिक जो आपने बात करी थी। मैं उसी पे वापस आता हूं और उसको बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से आपके सामने रख रहा हूं कि साहब, दिवाली की सेल गाड़ी से लेकर, पेंट से लेकर, कपड़े से लेकर हर एक कोई चाहता है, ठीक है ना। 4 पिक्चर लॉन्चेस हो सकती हैं क्योंकि साल में 4 ईद आ गई, लेकिन दिवाली लॉन्च एक ही हो सकता है क्योंकि दिवाली एक आनी है। तो कृपया करके उसके साथ छेड़छाड़ ना करी जाए। उसे दीपावली को दीपावली रहने दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा दिवाली बोला जाए, दीप उत्सव बोला जाए। आप कर सकते हैं इतना कुछ, लेकिन उससे ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो एक छोटी सी कहानी कह के अपना बात खत्म करता हूं कि एक शेर का बच्चा मेमनों के झुंड में घुस गया और घूम गया, और उसकी परवरिश होती रही
और वो मेमनों के बीच में ही ममियाना शुरू हो गया। कुछ साल बीते, वो बड़ा हो गया, मेमने छोटे हो गए, लेकिन वो भी घास खाने की कोशिश करके जीता था और वो भी मैं करने की कोशिश करता था। पास से एक शेर जाने लगा, उस शेर ने उस मेमने को देखा, जो मेमना बना हुआ शेर था, और उसको बोला कि जी तू तो शेर है, तो क्या करा? बोला नहीं मैं तो मेमना हूँ। तो उसने उठाया, उसको तालाब पे ले गया, बोला देख अपनी शक्ल और मेरी शक्ल है ना एक जैसी? बोलता हाँ, लेकिन मैं तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, तू तेरी भाषा अलग है। तो उसने दहाड़ा, बोलता तू करके दिखा। तो उसने भी दहाड़ा और कोशिश करी, जब दोनों ने, तो दहाड़ बड़ी हो गई और उनको बोल दिया ये सबको डरा रहे हैं। अब तो किसी की पहचान उसको वापस याद दिला दी और उसके ऊपर ये बोलो कि जी ये तो एक फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा है। आपके बिरादरी में से, जिसको मैं बोलूंगा सुहासिनी हैदर है, उन्होंने ये लिखा है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेररिज्म। आई फेल टू अंडरस्टैंड by what intellect, by what mannerism, by what personality she can be called a journalist. She should be called a firqa parast. ठीक है रमन जी, आप कुछ और पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं, एक बार उनका भी व्यू ले लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। शिवानी जी और जो है जी सर, इसके बाद हम हना खान के पास चलेंगे, उनसे उनका मत ले लेते हैं। अभी हना ने हाल ही में ट्वीट भी किया था, फैब इंडिया के फेवर में उन्होंने बात की थी। उनसे जुड़ जाते हैं और उनसे कोशिश करेंगे उनका मत लेने की, वो इस विषय में क्या कह रही हैं। साथ ही साथ हमारी जो व्यूअर्स हैं उनके भी कमेंट आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अग्री कर रहे हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं बात से। यहाँ पर संदीप अरोरा जी देख रहे हैं शो को, तो इनका कहना है कि ये अग्री करते हैं, दिवाली जो है पर्व है, त्योहार है, रिवाज नहीं है। और वहीं हमारे जो दूसरे यहाँ पर व्यूअर्स मौजूद हैं, उनका कहना है कि अमित गुलाटी जी मौजूद हैं कि उनको लगता है ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है और जश्न रिवाज क्यों दिवाली सेलिब्रेशन का एक पार्ट नहीं हो सकता। हना शायद इस वक्त नहीं जुड़ पा रही हैं। तस्कीन नायक हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी लंबे समय से ये मीडिया में हैं और इनसे जुड़ जाते हैं और इनसे समझते हैं कि इनको क्या लगता है और इनका क्या विषय है। मार्केटिंग फील्ड से आती हैं और इनसे जानते हैं। जी हाय फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से दैट कि मार्केटिंग जब भी हम प्लान करते हैं ब्रांड पर्सपेक्टिव से, हमारे लिए ऑडियंसेस मैटर करती है मैच्योरिटी लेवल पे। हम रिलीजन को इतना ध्यान में नहीं रखते बिकॉज दिवाली इंडिया में हर कोई सेलिब्रेट करता है। इट्स नॉट अबाउट हिंदू, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट क्रिश्चियन। लाइक आई हैव बोर्न एंड बॉट अप इन एनवायरनमेंट जहाँ पे हमने साथ मिलके दिवाली मनाई है, साथ मिलके ईद सेलिब्रेट की है, इसके साथ साथ हमने सारे त्योहार एक साथ में सेलिब्रेट किए। सो आई डोंट थिंक सो कि एक नाम जिसका मीनिंग वही होता है वो मैटर करता है लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका कहना है। तस्कीन, और आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं उस पूरे एडवर्टाइजमेंट में, उस पूरे पोस्टर में, आपको क्या लगता है, क्या कुछ गलत है या फिर कुछ ऐसा है जिसको लेकर ऑब्जेक्शन होनी चाहिए लोगों को? मुझे नहीं लगता कि जब हम दिवाली शॉपिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हम सारी वैसे ही अटायर पहनते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या कि वो हिंदू हो और या कि वो क्रिश्चियन हो। हम ये नहीं देखते कि ये दिवाली कलेक्शन है या ईद कलेक्शन है। इफ वी लाइक दैट प्रोडक्ट वी बाय दैट प्रोडक्ट। वो सेलिब्रेशन हम कभी भी करें, वो कपड़े पहन के कोई भी त्योहारों पर हम यूज करें, और उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से एलेक्सर तस्कीन को कुछ यहाँ पर गलत नहीं लग रहा है। इन्हें ये एडवर्टाइजमेंट पर्सपेक्टिव से एक जो इनकी राय जानना चाह रहे हैं। काम करते हैं, आगे चलते हैं और हमारे साथ में आशुतोष पाठक जी से जुड़ रहे हैं। और आशुतोष पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और उनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आशुतोष जी, हमारे साथ में जो युवा लोग जुड़ रहे हैं और खासकर मार्केटिंग से जो चीज़ों को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस एड में उन्हें कुछ गलत नहीं दिख रहा। हमारे साथ में तस्कीन जी हैं अभी और सब कह रही हैं कि उसमें कहीं कुछ आपको कुछ गलत दिख रहा है उसके अंदर में? नहीं, एडवर्टीजमेंट में तो सच अगर आप पॉइंटेड मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा गलत नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर और कोई बृहत्तर सवाल करना चाहते हैं तो उस पर मेरी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अगर आपने हाँ और ना में पूछा है कि उस एडवर्टीजमेंट में क्या गलत दिख रहा है, तो मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है।
इसका उस पे आते हैं, ठीक है, कि शायद जो जिस तरीके से अभी रमन मलिक जी हमारे साथ में जो जुड़े हुए थे और वो जो इस तरीके से कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि पिछले 1 दशक या 2 दशक से इस तरीके की कोशिशें चल रही हैं जिसके चलते कहीं कुछ सनातन धर्म को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश है या खतरा है या क्या है। मुझे ये समझ में आता है सनातन एक तरफ जब हम बोलते हैं तो उसके साथ में ये खतरा कैसे आ जाता है, क्योंकि सनातन का मतलब क्या है वो भी अशोक वासुदेव जी हमारे साथ में भी जुड़े थे और वो बता रहे थे, तो वो ठीक है। लेकिन कहीं आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, और ये जिस तरीके का माहौल बन रहा है, क्या हम बैक गियर में नहीं चल रहे हैं? नहीं, सनातन को तो खतरा किसी से नहीं है और ना होने वाला है। जब तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तब से मेरा मतलब ये है कि जिस दौर को आपने कहा कि 1000 साल तक यहाँ इन्वेडर्स आए और उसमें मुसलमान आए, उसमें हून आए, शक आए, अंग्रेज आए, तब भी सनातन बरकरार रहा और मजबूती से बरकरार रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि सनातन को कोई खतरा आने वाले और 1000 वर्षों तक होने वाला है, क्योंकि सनातन का जो हिस्टोरिकल एनालिसिस है लवजीत जी, वो 4000 5000 नहीं है, उससे पीछे का हो गया है। और अब रामायण महाभारत त्रेता द्वापर और सतयुग से भी पीछे चला गया है। इसलिए सनातन को एक समझना पड़ेगा, सनातन के अधीन इस्लाम है, सनातन के अधीन क्रिश्चियनिटी है। सनातन है क्या? सनातन तो ये है कि जिसको आप धर्म कहते हैं, धर्म की जो परिभाषा है वो है धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, मिंद्र, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो इति दशकम धर्म लक्षणम। पहाड़ का धर्म है उसकी ऊंचाई, समुद्र का धर्म है उसकी गहराई, मिर्ची का धर्म है उसका तीखापन, और चीनी का धर्म है उसकी मिठास, रसगुल्ले का धर्म है उसकी मिठास, स्पॉन्जी होना। तो जो प्रकृति है वो धर्म है। असल में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि धर्म और आस्था को मिला देते हैं। आस्था एक फेथ है, विश्वास है, बाकी जो चीजें हैं वो फेथ है, दे आर नॉट रिलीजन। इसीलिए हिंदुइज्म को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसलिए सनातन को खतरा नहीं हो सकता है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये बात सच है कि पिछले कई 1000 वर्षों से ये कोशिश हुई कि इस भाव को, ये जो धर्म की जो एक्चुअल डिफिनेशन है, उसको डिस्टॉर्ट किया जाए। हिंदू धर्म को पराजित नहीं किया जाए, सनातन को पराजित नहीं किया जाए, जो धर्म का जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसको डिस्टॉर्ट किया जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामिस्टों ने किया इसको, दिस इज फैक्चुअल। बाकी जो फेथ जो को मानने वाले लोग हैं उन्होंने किया इसको। यह भी सत्य है कि भारत के जन्म के बाद अभी जो नया इंडिया अब दिख रहा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया है 1947 के बाद का और 1950 के बाद का जो इंडिया है, उस दौरान भी ये बात सही है कि कुछ इस तरह के ग्रुप आए जो हो सकता है कि अनजाने में उनके द्वारा जो कृत्य किए गए उससे एक मैसेज गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये अक्सर राइट विंग के लोग ये उठाते हैं ये सवाल कि फिल्मों में पंडितों को लोभी दिखाया गया, बड़ी बड़ी चुटिया लेकर के उनको दिखाया गया, और मौलवी को हृदय उदार दिखाया गया, हार्दिक रूप से उदार दिखाया गया। अब ये फैक्ट है। अब इस फैक्ट पे जो राइट विंग के लोग सवाल उठाते हैं तो उसको आपको काउंटर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसा कि आपने देखा कि शबाना आजमी ने का एक ट्वीट था जिसमें वो कह रही हैं कि इस बार जो है लक्ष्मी का बलात्कार नहीं हो, सरस्वती के मुंह ना बंद किए जाएं। तो उस पर कंगना रनौत ने कहा कि इस बार कोई हलाला नहीं हो, तो इस बार कोई ये नहीं हो। तो ये भी बात सही है, ये बात समझना पड़ेगा कि शबाना जी ने ऐसा ट्वीट किया तो ये बात उन्होंने कहा होगा। मैं समझता हूं कि शबाना जी एक सनातनी मुसलमान हैं, उनका विश्वास है, उनकी आस्था है कि वो नमाजी हैं, वो नमाज पढ़ती हैं या इस्लाम को मानती हैं, लेकिन वो सनातनी है। ये बात मैं अपने कई मित्रों को बोलता हूं कि सनातनी तो अभी अमेरिकन है, सनातनी तो यूरोपियन है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पुरी के शंकराचार्य आए थे और मुझे सानिध्य मिला उनका। मैंने बहुत ही दो टूक शब्दों में उनसे ये सवाल किया था कि फेथ और धर्म का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो लड़ाई है, उसको कैसे रोका जाए। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को डायलॉग जो है सो करना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि सावरकर को लेकर के एक विवाद उठा।
सावरकर पे आदित्य मुखर्जी जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं और मृदुला मुखर्जी वो भी हिस्टोरियन हैं, उनको बहुत ही सही तरीके से काउंटर किया विक्रम संपत जी ने, और थ्रेडवेयर तरीके से बिट बाय बिट, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट उनके आर्गुमेंट को उन्होंने डिमोलिश किया। लेकिन वापस आते हैं मुद्दे पे, क्योंकि हम यहाँ पे अर्थ जगह से देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर एक छोटी सी, मान लीजिए एक बार को अगर मैं ये भी मान लूं, क्योंकि उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो भी होता है कि उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि ये दिवाली कलेक्शन है, वो ये कह रहे थे फेस्टिव कलेक्शन है। जिस तारीख को उन्होंने वो एड जारी किया, उस तारीख के बाद से फेस्टिव सीजन होता है, इस देश में होता है और सारी दुनिया में भी होता है, लेकिन इस देश में कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। उसमें नवरात्र भी होती है, उसमें गरबा भी होता है, उसमें दुर्गा पूजा भी होती है, उसमें दशहरा भी आता है, उसमें ईद भी आती है, एक तरीके की ईद भी है जो कि कल मनाई गई थी, और उस तरीके से बहुत सारी चीजें आती हैं। उन सबको उन्होंने जश्न रिवाज, सारे चीजों का एक रिवाज, और रिवाज में हिंदू इंडियन कल्चर के कपड़ों की बात करी उन्होंने, वो वाली चीजें। तो ये बहुत कुछ है, और मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इस तरीके से बॉयकॉट कर देना एक ब्रांड को, ये कह देना कि इसके प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर दो, जबकि हमने जहां से चर्चा शुरू करी अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि उसने फैब इंडिया के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करे या उन्हें नहीं अच्छे लगते हैं। तो वो देखिए लवजीत जी, कहानी इसके अंदर है। अगर और थोड़ा खोलें और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें आप, तो फैब इंडिया के संस्थापक कौन है उस पर भी सवाल उठता है, फैब इंडिया के प्रोमोटर कौन है उस पर भी सवाल उठता है। इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। हम अगर आपके टेक्सचुअल इस पर हम चले जाएं और खाली इतना बात करें कि जश्न रिवाजा लिख देना क्या खराब है, मैं तो कहूंगा कि भाई मीर का गजल या गालिब का गजल या गालिब की शायरी हमें पसंद है, और मुझे लगता है कि हर हिंदू को पसंद होगा। और उर्दू के जो अल्फाज हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे संस्कृत हमें अच्छा लगता है, वैसे उर्दू भी अच्छा लगता है। एज ए लैंग्वेज हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनकी जितनी अच्छाइयां हम उसे अडॉप्ट भी करते हैं, और हम करते रहे हैं। भाई रहीम भी हैं, रसखान भी हैं, सब हमारे सनातनी। हम यही कहना चाहते हैं कि गालिब भी सनातनी है और मीर भी सनातनी है, रसखान भी सनातनी है। सनातन से कोई अलग नहीं है, और ये हमारी परंपरा है। और अब तो पूरी दुनिया में हम साइंटिफिकली एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि सनातन परंपरा हमारा सबसे। अब जो आपने जो सवाल उठाया है कि इकोनॉमिकली अगर हम इसको देखें, कोई मुझे नहीं लगता है कि इतना सतही होना चाहिए कि अगर किसी ने जश्न रिवाजा लिख दिया तो हम लोग उसको बैन करना शुरू कर दें। ये अनफेयर होगा, ये अनफेयर होगा और ये गलत होगा। जी, और क्योंकि जिस हिसाब से आप सनातन की डेफिनेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से एक सनातनी जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा फर्ज है कि एक, और शेर व शायरी की आप बात कर रहे हैं तो एक कवि हमारे साथ में हैं, शिवानी जी, अगर हम उनसे बात कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फैजान सर हमारे साथ मौजूद हैं, फैजान अंजुम के साथ जुड़ जाते हैं एक बार और उनसे मायने समझ लेते हैं कि वो ये इसके मायने क्या निकल के आते हैं जश्न रिवाज के, उससे वो क्या समझते हैं, और उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं। जी फैजान, आपका मत जानना चाहेंगे। आप बताइए कि जश्न रिवाज के जो असली मायने हैं, अगर बात की जाए उर्दू की, तो उसमें क्या मायने निकल के आते हैं जश्न रिवाज के? नमस्कार शिवानी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुलंद आवाज आ रही है आपको। सबसे पहले यहाँ मौजूद आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, और जिस मौजू पर यहाँ बात हो रही है फैब इंडिया के बारे में, और देश भर में ऐसी चर्चाएं हमेशा होती रहती है, तो मुझे यहाँ पर इस पैनल में एज अ पोएट, एक कवि के हैसियत से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो सबसे पहले ये देश भारत देश है, और यहाँ पर हम हर मजहब और हर धर्म का स्वागत करते हैं। और दिवाली की बात चल रही है, मैं तमाम गणमान्य लोग यहाँ बैठे उन सब के मत का, उन सब के राय का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरे मुल्क की है यही रोशनी, मेरे मुल्क का ये जमाल है, मेरे मुल्क की है यही रोशनी, मेरे मुल्क का ये जमाल है, मेरे घर भी है दिया जला, ये उस खुदा का कमाल है। तो इस पंक्ति का मतलब यही होता है कि ये ऐसे मुद्दे देश में कई बार आ चुके हैं, लेकिन अगर हम रिवाज का मतलब समझे, उसके पीछे जाएं, तो रिवाज का अर्थ होता है कोई भी एक जो चलन है, जो सर ने कहा रीति है। तो अगर कोई भी रीति, अगर कोई रिवाज हमारे देश में चल रहा है, और रिवाज ऐसे देश में बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जो हिंदुस्तानी लफ्ज हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे मायने उसका पेश कर सकते हैं। तो ऐसे इस खास शब्द पे अगर हम अपना विद्रोह जाहिर करें तो शायद सही नहीं है, क्योंकि ऐसे इस देश में हर मजहब के लोग रहते हैं, और जश्न का, हम जब जश्न को सपोर्ट कर रहे हैं और रिवाज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस एक खास शब्द से कोई मतलब नहीं होता है। सबसे मजबूत, हर धर्म अपने आप में बहुत मजबूत होता है,
और जो कमजोर होती है वो आस्था होती है। तो हम और हर धर्म की जो आस्था है ना वो इंसान के अंदर होती है, तो हमें उस चीज़ को मजबूत लेके चलना है। और इन सब चीज़ों से शायद कोई भी जो धर्म से बहुत जुड़ाव, जो बहुत जुड़े हुए लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी लफ्ज़ कोई महदूद नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ को। क्योंकि इस देश में संडे का संतोष शर्मा की रसखान जैसे कवि हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी बातें कही हैं बहुत अच्छे मायने से, है ना। तो मौलाना हसरत मोहानी साहब है, उन्होंने कहा कि हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। तो ऐसे तमाम शायर, ऐसे तमाम कवि हुए हैं इस देश में जिन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा को एक साथ लेके चला है। तो बिल्कुल फैजान, जब आप ये कहते हैं कि ये आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है और इंडियन कल्चर ऐसा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं, या लैंग्वेज की आज़ादी जो है वो हम सबके पास यहाँ पर है। कोई ऐसे कवि का अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे पाएं जिनकी कोई ऐसी कविता जो अपने रिलीजन से हटके किसी दूसरे रिलीजन के किसी त्योहार को, पर्व को पे उन्होंने कुछ लिखा हो, तो अगर हो तो ज़रूर आप हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाइए। बिल्कुल शिवानी, यही तो सबसे खूबसूरत बात रही है इस देश की, कि इस देश के पास इतने ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने हर लैंग्वेज में कविताएं लिखी, और उनके लिए ना किसी भी शायर के लिए या किसी भी कवि के लिए मजहब महदूद नहीं हो सकता। लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर, नेवरदलेस अ रिलीजन। तो उस देश को नज़ीर अकबराबादी जैसे एक शायर मिले हैं जिन्होंने कृष्ण की सादगी पर, जिन्होंने कृष्ण की तारीफ में इतनी अच्छी नज़म कही है। मैं उस नज़म के कुछ लाइन्स यहाँ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो सबका खुदा है तो सबका खुदा है, सब तुझ पे फिदा है, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी, हे कृष्ण कन्हैया नंद लल्ला, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी। और उसके बाद उन्होंने जब ये बात कही कि मुट्ठी भर चावल के बदले दुख दर्द सुदामा के दूर किए, और पढ़ भर में बना कतरा दरिया, सल्ले अल्लाह अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी। तो इस लफ्ज में, इस सारी पंक्ति में जो उन्होंने कृष्ण और सुदामा के जो दोस्ती की जो पार्ट की है, तो ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं और बहुत रचनाएं हैं, और हमें ज़रूरत है आज के वक्त में उन रचनाओं को एक बार पलट के देखने का। और ऐसे मुद्दे और ऐसी चीज़ों, देश में बहुत कुछ है अभी जिस पर आवाज़ उठाया जा सकता है। देश में बहुत ग्राउंडेड मुद्दे भी हैं देखने के लिए और अपना विद्रोह जाहिर करने के लिए। जीवानी, चलिए, ये फैज़ान का मत यहाँ पर सर हमने ले लिया है। इनके बाद अगर हम चलना चाहें तो अबू सुफियान के पास चल सकते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक कल्चरल रिवाइवलिस्ट हैं। उनसे जुड़कर उनका मत एक बार जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, और उसे वो किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त, इस पर भी बात कर लेते हैं। थैंक यू शिवानी फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरा जो नजरिया रहेगा इस चीज के ऊपर, वो इस चीज को लेकर रहेगा कि उर्दू को हमने अपनी ये मान लिया है कि एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, और इसलिए शायद वो एक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में क्रिएट कर रहा है। उर्दू इज नॉट अ रिलीजियस लैंग्वेज। उर्दू एक पर्टिकुलर रीजन से ओरिजिन हुई, और ये हमारी अपनी हिंदुस्तानी भाषा है। इसका ओरिजिन आपका दिल्ली से ही माना जाता है कि दिल्ली में इसका ओरिजिन हुआ, और ये यहीं की पली बड़ी एक लैंग्वेज है। आप ये कह सकते हैं कि 1947 में जिस टाइम पे पाकिस्तान ने इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हमने अपनी ही जबान को पराया कर दिया, अपने ही लोगों को, जो जबान हमारी अपनी है उसको पराया कर दिया। तो यहाँ प्रॉब्लम है आपका एक लैंग्वेज को रिलीजन से एसोसिएट करने के लिए, ना कि एक रीजन से एसोसिएट करने के लिए। तो उर्दू इज अ रीजनल लैंग्वेज, नॉट अ रिलीजियस लैंग्वेज। तो इसको हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा और अपनी इनसिक्योरिटीज को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स माय टेक ऑन इट। या जी, तो एलेक्स सर, यहाँ पर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे सुफियान की बात पर? हमारे साथ कुछ और पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, खुशबू शर्मा। बाकी पैनलिस्ट की एक बार जी बिल्कुल, खुशबू भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशबू, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो फाउंडर इंडिया चैनल पर, आपने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इन सारे चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखती हैं? So thank you for having me, and it is a very interesting panel and interesting perspective
that our co-panelists shared. मैं एक बहुत ही different point of view यहाँ पे लाना चाहूँगी कि दिवाली की एक sanctity है, हर एक religious festival की एक sanctity है, and it is very close to particular religion, their own festival, with their own beliefs, with their own, and we should not tamper with any one of them. That's a ground rule. सब brands के लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये बहुत बड़ा ग्राउंड रूल है. पर जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं, जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो एजेंसीज लाइक आवर्स हु आर बेसिकली बिहाइंड दिस कैंपेन्स, यू नो. सो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये मुद्दा है कि नहीं, जबकि फैब इंडिया खुद क्लैरिफाई कर चुका है कि ये एक फेस्टिवल कलेक्शन है और दिवाली कलेक्शन इज कॉल्ड झिलमिल सी दिवाली, व्हिच इज coming followed to this, as Eid was coming, this is done first. ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है. तो पहली बात तो ये है कि हम रिएक्शंस इतने जल्दी देते हैं. यू नो 1960s से चलती आ रही ब्रांड है. एवरीवन फ्रॉम आवर पैनल इज सेइंग दैट वी हैव यूज्ड दिस ब्रांड, वी आर ऑल ऑफ अस आर यूजर ऑफ फैब इंडिया समवेयर और अदर. एक इमोशनल वैल्यू कनेक्टेड है और आप सडनली बोलते हो बॉयकॉट फैब इंडिया बिकॉज एक कैप्शन बोलता है जो मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट यू नो अफेक्ट करता है. वो गलत है अगर वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है. सवाल यहाँ पे ये है, एज अ सोसाइटी आर वी यू नो टेकिंग टू मेनी थिंग्स टू क्विकली टू रिएक्ट? दैट्स अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू नो आता है, क्योंकि आज के दिन में सोशल मीडिया के चलते हुए एजेंसीज, मार्केटिंग टीम, हर कोई हर दूसरे दिन एक कम्युनिकेशन निकालती है, एक कैंपेन निकालती है. कई बार मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि पैनल ने इतना बढ़िया पर्सपेक्टिव दिया, रीति रिवाज. आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी में भी समझती भी नहीं होगी अपने धर्म को, अपने सनातन नियमों को इतना प्यार से, जितना प्यार से बताया गया है. तो अभी वो 25 साल का बच्चा जो मास कॉम करके निकला है, लिटरेचर करके निकला है और वो लिख रहा है वो कैंपेन, उसमें वो डेप्थ भी शायद से कभी बार नहीं होगी, और या उसने इतना सोचा भी नहीं होगा जितना रिएक्शन आ गया है कैंपेन का. सो सोशल मीडिया के चलते जहाँ पे हम महीने में 20 से 30 कम्युनिकेशन निकालते हैं डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, या एक कैंपेन निकालते हैं फेस्टिवल टाइम में, एक के बाद एक फेस्टिवल आ रहा है, तो ये एक मुद्दा है भी कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें आप पूरे ब्रांड की एग्जिस्टेंस को लेके आ रहे हैं. If they officially make a statement, if there is you know whole campaign coming out of it which says that you know we are saying this is Diwali, this is how you celebrate Diwali, तो हम मानते हैं कि ये मुद्दा है और उसको डिस्कशन करते हैं. पर हमारा टॉलरेंस टू इवन अंडरस्टैंड अ लिटिल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो वेरी लेस. डेफिनेटली डिफरेंट ब्रांड्स, जेंडर, रिलीजन, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज को मुद्दा बना के या उनके साथ में रह के एक स्टैंड लेती है और वो स्टैंड के साथ में अपनी ब्रांड को आगे लेके जाती है. पतंजलि फॉर दैट मैटर विल से कि भाई स्वदेशी मेरा एक पोजिशनिंग है, मेरी प्रोडक्ट स्वदेशी है और आप स्वदेशी में बिलीव करते हो तो मेरी प्रोडक्ट यूज करो. तो वो भी एक मार्केटिंग का तरीका ही है हमारे हिसाब से. इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर द काइंड ऑफ अ टारगेट ऑडियंस उनको लेना चाहते हैं. तो हर कोई किसी न किसी एस्पेक्ट को ले ही रहा है. पर एज अ मार्केटर जब हम देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये है कि कैंपेन उस हिसाब से बनाया गया है कि हम वो रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि जबकि फैब इंडिया खुद बोल रहा है कि भाई दिवाली कैंपेन आ रहा है, ये दिवाली कैंपेन नहीं है. तो यू नो वी आर ओवर रिएक्टिंग टू समथिंग व्हिच इज नॉट इवन देयर, बिकॉज हम इतने सेंसिटिव है ये टॉपिक को लेके कि उसके आसपास भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो वी रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली टू इट. And directly leading that to boycott, you know, even चलो मान लो कि मैनेजमेंट को पता नहीं है, मार्केटिंग टीम ने बढ़िया कैंपेन बनाया, बहुत अच्छा लगा, उर्दू साउंडेड वेरी प्रिटी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज एज मच एज संस्कृत इज, एंड मार्केटिंग हेड ने अप्रूव कर दिया, चल दिया कैंपेन और गलती हो गई उनसे. तो हम क्या ब्रांड की स्टैंडिंग को क्वेश्चन करेंगे एक कैंपेन की वजह से? जैसे सर ने बोला कि हमारा सनातन धर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हिलने वाला नहीं है. तो हमारी बिलीफ, हमारी बिलीफ इन आवर ब्रांड्स, इन आवर टीम हैज टू बी आल्सो दैट we are not saying that let's be tolerant for anything that is being said about our culture, about our religion, but we are saying that let's be little tolerant towards brands, because
maybe they have not thought it like that. मेरा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो फेस्टिवल्स आर आज के दिन में बहुत कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सर ने आगे बताया कि दिवाली एक है और वो एक दिवाली में आज मतलब हमारी दिवाली चल रही है अभी, ऐसा होता है मार्केटर्स के लिए, एक महीना पहले हमारी दिवाली चल रही है, भैया अभी मत बुलाइए। हम गुजरात से हैं, हमारे यहाँ पे तो दिवाली मे बी रेस्ट ऑफ द इंडिया इट्स 3-4 days, for us it's almost 10 days, everything is shut, people literally for us it's a new year also. So हम जब बाहर जाके बोलते हैं हमारा न्यू ईयर है, बोलेगा न्यू ईयर हमारा तो इंडिया में और कभी आता है, अभी कैसे हो गया? तो हर एक इवन इन आर Hindu religion there are so many festivals that everybody celebrates festival in a very different way. So हर एक का इमोशनल, हर एक का सेंटिमेंटल वैल्यू उसके साथ बहुत अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। आज कोई भी ब्रांड जब चाहती है तो बेसिकली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू देखती है, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू देखती है। ये 2 साल सबके, स्पेशली रिटेल, इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर रिटेल, nobody has stepped out, luxury lifestyle has not seen the kind of scales, the festivals, you know, for them it's more than a festival, the sale attached to it is very important. तो कोई ब्रांड जानबूझ के तो ये नहीं करना चाहेगी कि देयर स्पार्क अ पॉइंट ऑफ व्यू जिससे उनका बॉयकॉट या उनका नुकसान हो। तो somewhere down the line I believe yes, marketers have to be very conscious कि ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू ना निकालें कि ऐसा कोई किसी भी रिलीजन, किसी भी सेंटिमेंट्स को अफेक्ट ना हो। पर आज के चलते हुए आई बिलीव जैसे फैब इंडिया के साथ हुआ है वैसे कहीं ना कहीं हो भी सकता है, आपका इंटेंशन हो या नहीं हो। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रेसिप्रोकेट, रिप्लाई और come forward and clear your stand as in why you have done it. And third, as an audience we have to be more tolerant and more open to listen, because all of us make mistakes, even brand too make mistakes. Like Zomato, I just saw a tweet today by Deepinder Goyal that someone from South was calling the service center and the guy didn't know Tamil in the service center and the other guy didn't know Hindi. So उस पे कुछ कहा सुनी हो गई और दीपिंदर जी ने बोला कि we will take this as a learning, we will add this language in our service center, but we will not fire the employee, we do her as a training, it's a process. We have to be tolerant कि उसको खाली लैंग्वेज नहीं पता था, इसका मतलब ये नहीं कि जोमेटो बाकी भारत की लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव नहीं है, हम ऐड करेंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। So all of us are taking a baby steps and all of us have to be little tolerant toward the teams which are working behind it. Maybe उन्होंने thought नहीं लगाया, उन्होंने लगाया तो उनका plan क्या है? Because I just read an Indian Express article which says that Fab India is seeing that our Diwali campaign is yet to completely patient. This was before Eid and this is almost before a festivity. So is it even an issue? So I think as a marketer, I believe one is we have to be very cautious. Two is even if something like that happens, we have to become a kind of more reciprocative, more prompt in addressing it. And third, as an audience, I think we all need to take a little bit of a chill pill and let it go, because I believe if I walk into Fab India today, right now, the actual audience would not have seen the campaign or would not even know about it. So there is this whole rage going on online world and Twitter and everywhere, but maybe कोई छोटे से बीच शहर के फैब इंडिया स्टोर पे इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है खुशबू, और ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप एक युवा पीढ़ी की तरफ से भी एक वाला व्यू जो आप कह रही हैं कि ये यंगस्टर्स को हो सकता है बहुत ही अर्ली वाला फ्रेशर हो या बहुत ही यंग कोई बच्चा हो जो क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहा था उसमें कहीं और उसको ओवर सेंसिटिव वाली चीज। इस पे आशुतोष जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक और चीज समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तब हम ज्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं सनातन धर्म को खतरा, ऐसा नहीं लगता आपको उस आखिरी साल में हम होने लगते हैं 5वें साल में? ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत बहुत संक्षेप में हम आपको कहते हैं, जैसे द वे खुशबू इज रिस्पॉन्डिंग, so it was looking like marketing agencies are very innocent and they don't involve themselves in mud. I differ here. मैं आपको बहुत ही विनम्रता से यहाँ पर मैं डिफर कर रहा हूँ
वो इसलिए क्योंकि आजकल एलेक्स आप ये भी देखेंगे कि मार्केटिंग एजेंसी बल्कि ज्यादा दे आर बिकमिंग मोर पॉलिटिकल नाउ, और एवरीथिंग हैज बिकम मार्केटिंग नाउ, इवन पॉलिटिक्स हैज बिकम मार्केटिंग। सो अब मार्केटिंग एजेंसीज ये नहीं कह सकता है कि हमने बहुत ही इनोसेंटली ये लिखा गया, उनको मालूम नहीं था। उनको पता है कि हमें कौन सा फ्लैग करना है और किस पर डिस्प्यूट हो सकता है, और डिस्प्यूट से उनको फायदा होता है। कुछ दिन बैन रहता है, बंद रहता है, लेकिन जब फिर ओपन होता है तो उसका एक इकोनॉमिक्स है, एंड एवरीबॉडी नोज इट। And I'm sure that Khushbu must be knowing all these behind the curtain, what is happening, how plan in fact going on. तो अभी बॉलीवुड में भी जब मूवी बनती है तो उसके पहले दिया जाता है। हमें तो एलेक्स आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि अभी करनी सेना को एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई उनको बुलाओ, अभी तक उन्होंने कुछ अटैक नहीं किया है, तो कुछ अटैक हो जाए तो हमारे तो फिल्म में 2 दिन बंद रहेंगे, लेकिन जब ओपन होगा तो फिर 5 दिन हमारा बुक हो जाएगा। चीजें होती तो हैं, ये बात बदनाम होकर के नाम जो होता है वो एक अलग व्यवस्था, एक अलग इंडस्ट्रीज है, वो मीडिया में हो सकता है, वहां पे कुछ अगर आप राइट हैं तो आपको फायदा हो सकता है। I would like to add to Ashutosh ji, sir. I agree that there are scripted plot which is played to work on this, but honestly speaking, मैं मार्केटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि फैब इंडिया के ओनर कौन है और कहाँ से आया है, लेगेसी क्या है, वहां तक पहुंच गए, तो मेरा पर्सपेक्टिव इतना है कि अगर आप 30 कम्युनिकेशन महीने में निकालते हैं आज के डिजिटल एज पे, जहाँ सोशल मीडिया में 10-15 कम्युनिकेशन ब्रांड की ओर से जाता है, ट्विटर पे जाता है, महीने की ये जाता है, आपको लगता है कि हर प्रमोटर वो हर चीज को अप्रूव करता होता है? प्रोसेस होती है जिसमें एजेंसी सोचती है। No, I agree. I fully agree. Khushbu, I fully agree with your argument, whatever you say. I fully agree. मुझे लगता है कि ये कैंपेन सोचा नहीं गया। मैं इलेक्शन का रिस्पांस दे रहा हूं एलेक्स का। उन्होंने ठीक कहा कि इलेक्शन जब आता है तब इस तरह के जानबूझ करके होते हैं। इसमें एकदम बिल्कुल सच्चाई है एलेक्स कि ये आपको मोबिलाइजेशन के लिए होता है और पोलराइजेशन के लिए होता है, और ये बात सही है, आप ठीक उठा रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तो इस तरह के विवाद आते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो अभी इन्होंने कहा खुशबू ने, उनकी बात को इज्जत करते हुए मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि ये भी सही है कि स्क्रिप्टेड कुछ कैंपेन होते हैं और वो कई बार फायदा भी पहुंचाता है, नुकसान भी पहुंचाता है, बट इन बोथ केस ब्रांड का प्रमोशन तो हो ही जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी आर्यन खान के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये भी एक स्क्रिप्टेड मामला है कि कहीं आर्यन को हीरो लॉन्च करना है क्या, तो लोग अलग अलग राय रखते हैं। असल में इतना समाज में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया है एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, तो एक थ्योरी हमेशा सही होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऑल सेड एंड डन में एक ये भी है ना कि पब्लिसिटी और चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो कहा जाता है कि बदनाम होकर के भी नाम हो, लेकिन प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे होते हैं तो फिर नहीं होता वो चीजें, फिर आपको नुकसान नहीं होता है। अगर आप सेल्स पे अफेक्ट होता है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट मैटर्स, सेल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको फायदा हो सकता है, आप मीडिया में हैं, आप मीडिया में हैं तो आपको फायदा हो सकता है, आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं तो आपको फायदा हो सकता है, जिसमें भी सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ नाम चाहिए होता है। जहाँ पे अखबार में छपने के लिए, वहां आपको भी पता है कि हमने वैसे वाले लोगों को भी देखा है वो क्या क्या करते हैं, केवल अखबार में फोटो छपवाने के लिए कोई किसी का भी पुतला जलाने को तैयार होते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और हर शहर में इस तरीके के 10 लोग मिलते हैं आपको, तो लेकिन उनको उससे फायदा होता है। लेकिन अगर आपकी दुकान है, अगर आपका प्रोडक्ट रेंज है, अगर आपका ब्रांड है, तो ये नहीं चलता है। फिर आप कभी भी टाटा नहीं बन सकते, कभी भी आप रिलायंस नहीं बन सकते। I want to add something here. While we draft a campaign for a particular brand, we don't keep a politics point of view in our mind. Okay, our main focus is usually हमारा campaign में audience होता है, हमारी sales होती है, that is the main focus we usually do. But अगर इसमें politics involve हो जाता है या politics angle निकाले जाते हैं, that is a completely different thing. But overall हम जो हमारे लिए मैटर करता है वो ब्रांड का सेल होता है, उसका मैसेजिंग होता है, which we want to give it a right to the right exactly our audiences. So I think so हम ऐसे कल्चर में बॉर्न हुआ है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एवरीथिंग इज लाइक अ मिक्स ऑफ कल्चर,
तो मेरे लिए ये लगता है कि ऐसे लाइक से पॉइंट करना जस्ट फॉर अ लैंग्वेज व्हिच इज क्वाइट लाइक शॉकिंग थिंग फॉर अ न्यू जनरेशन। हमारे लिए इट्स वेरी कॉमन। अशोक जी एक मिनट बस, अशोक वासुदेव जी आपके पास इस विषय पे इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में और बिजनेस हाउसेस के भी साथ में जो मैं जानता हूँ उनके साथ में बहुत क्लोजली काम किया है, और जहां तक मुझे पता है कि आपने बहुत सारी उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज या इस तरीके की जब चीजें बनती थी, जब प्लान होता था, तो आप उसके अंदर में काफी हद तक एक अच्छा मेजर रोल प्ले करते थे, क्योंकि आपसे वो कंसल्ट करते थे कि वासुदेव जी हम जब इस तरीके से जाना चाह रहे हैं, इस तरीके से कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, वो सारी चीजों पे आपने बहुत लोगों को और देश के बड़े नेताओं को आपने बहुत सारा ज्ञान दिया है, बहुत सारा गाइडेंस दिया है। क्या आपको ये नहीं लगता हो, क्योंकि और अक्रॉस पार्टी लाइन भी दिया है, तो मैं ये भी जहां तक याद है मुझे कि आपने उस पे वो आपका लिमिटेशन नहीं था ये किस पार्टी से और किस झंडे के साथ में आते हैं, लेकिन क्या इधर कुछ समय से जिस तरीके से चीजें हो रही हैं आपको ये बुरा नहीं लगता कि कहीं धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है और कुछ ज्यादा हो रहा है? हमेशा से होता है, ये एक बात है, राजनीति और धर्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता, कास्टिज्म को अलग नहीं किया जा सकता, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन क्या ये नहीं लगता आपको कि इधर अब कुछ ज्यादा होने लगा और एक तरीके का खिलौना बना दिया गया है धर्म को और धर्म से जुड़ी हुई चीजों को? अशोक वासुदेव जी सर, आपका माइक म्यूट है शायद। जी अशोक जी आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैंने नहीं किया हुआ। हाँ ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है। जी मैं अच्छा किया आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं एक ज्योतिष आचार्य हूँ, सिक्के बंद बिल्कुल फैनेटिक ब्राह्मण हूँ, बिल्कुल इस बात को भी मान लीजिए। मैंने हर एक पार्टी के साथ काम किया, जिन्होंने मुझे हायर किया है मैंने बहुत तहे दिल से आत्म मन से मैंने उनका साथ किया। लेकिन आज एक आपको अंदर की बात बता देता हूँ, सुनिए। हर पार्टी की जब स्ट्रैटेजी बनती थी तो उसके अंदर कास्टिक जो कास्ट होती थी उसको बेसिकली देखा जाता था। और मैं क्या देखता था, सुन लीजिए, एक कलसी का नक्शा मेरे सामने रखा, मैंने उसके ऊपर एक कंपास रख के वास्तु बनाया और देखा कि कौन सी कास्ट कहाँ पर है और उसके अंदर कैंपेन के लिए कौन सा व्यक्ति जाना चाहिए। अब चलिए उस बात पे छोड़ दीजिए, हम उस बात पे छोड़ दीजिए। एक आपने प्रश्न किया कि जब भी कभी इलेक्शन आता है तो उस समय हिंदुइज्म के बारे में कुछ ना कुछ चीजें उठने लगती हैं या कुछ भी करने लगती है। प्रॉब्लम एक ही, ये जो अब सरकार आई है, सरकार के आने से पहले हिंदुओं को फासिस्ट बोला जाता था। आप अगर कोई व्यक्ति दिवाली दशहरा या कृष्ण जी की बात करें, राम जी की बात करें, तो बोलते थे भैया ये तो फासिस्ट है यार, ये सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर नहीं है, ये तो फासिस्ट है, हिंदू की बात करता है। और कोई सुनता नहीं था तो सत्ता में नहीं थे, क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे। अब वो सत्ता में है, पिछले 7 साल से वो सत्ता में है, और सत्ता में भी अच्छी तरह से सत्ता में है, पूरे मेजॉरिटी से सत्ता में। अब क्या होता है, अब हर चीज को उसके साथ जोड़ के, हर चीज को उसके साथ जोड़ के लगे। अब जिसने कर दिया, नाम लिख दिया, भाई मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना। हाँ, मैं अगर उसकी बारीकियों पे जाऊंगा जिस पर आम जनता नहीं जाती है। अभी एक यंग बच्ची बोल रही थी यहाँ पर कि भाई हम तो यंग पराठे, हमें तो उस शब्दावली से मतलब नहीं है, उस टर्मिनोलॉजी से मतलब नहीं है। लेकिन जब हम उसकी माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं, आशुतोष पाठक जी ने बहुत अच्छा सनातन धर्म का डेफिनेशन दिया। लेकिन एक बात से मैं डिफर करूंगा यहाँ कि हम जो सनातन धर्मी हैं, हम सनातन धर्म को ऋग्वेद के भी पीरियड से पहले 36,000 वर्ष का सनातन मानते हैं। हम उसके अंदर किसी चीज को नहीं, हम जम्मू द्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे ही मानते हैं, सिर्फ जम्मू द्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे, से उसके बाहर का संसार का सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं। वहां पर क्या प्रजातियां थी क्या नहीं थी इसका मुझे नहीं मालूम। अब रही जो प्रेजेंट सिनेरियो की बात है, देखिए मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। इसके अंदर कोई आदमी ये ट्वीट करके ये कहे कि आपने उसका नाम ये जश्न ये लिख दिया तो उसके हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हो गए, तो मेरे ख्याल से ये हिंदू धर्म का भी अपमान है। इट्स एन इंसल्ट टू माय रिलीजन, इट्स एन इंसल्ट टू द डेफिनेशन ऑफ सनातन रिलीजन। व्हाई शुड इट बी? आई कैन नेवर बी इंसल्टेड। मेरी कभी बेइज्जती हो ही नहीं सकती भाई, मैं समाप्त नहीं हो सकता हूं, मैं सनातन हूं।
समझे नहीं? तो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा सूप दे करके और देश व्यापी कंटेक्ट चलाना, मेरा ख्याल से ये मेरे धर्म का अपमान है, उसको बहुत छोटा करना है। इट इज डिमीनिंग माई रिलीजन सर, इट इज डिमीनिंग माई रिलीजन। इन छोटी बातों की थोड़ी ना मेरे को कुछ होता है, समझे नहीं? कोई तलवार लेकर के हमें काटने नहीं आ रहा भाई। आपका फाइनेंशियल मैटर है, आपका व्यापार है, बिजनेस है, आप किसी बात से चलाइए ना। अभी एक बच्ची ने कहा हमारी तो दिवाली चल रही है। अरे भाई उपमा है भाई, उपमा दी है उसने, अपमान थोड़ी कर दिया उसका, ठीक है ना? अब अगर जश्न मना रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि भाई रीत और त्योहार में बहुत फर्क है। रीत रीत होती है, रिवाज रिवाज होता है, लेकिन त्योहार की गणनाएं होती हैं। त्योहार का ताल्लुक हमारे आध्यात्म से है, इट रिलेट्स टू माई स्पिरिचुअलिटी। और जो भी दीपावली के दिन लोग पटाखे चलाते, कुछ चलाते, तो हम आज के दिन में हम उनको शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं भाई, इसके अंदर आपको अपना छठ चक्र भेदन करना है, आपके चक्रास जागृत हो सकते हैं। आप अगर इस तरह से पूजा करेंगे, इस तरह से अध्यापन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका हिप्नोसिस जो है वो स्ट्रेटन हो जाता है। यू बिकम फोकस टुवर्ड्स वन एंड द वननेस इज वन थिंग। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। अब उसमें फैल गया कहाँ गया क्या? अब देखिए लवजीत जी, तो मेरे को लगता है कि ये छोटा करना है हम लोग, मेरे को छोटा करने की कोशिश नहीं करें। अब इतने बड़े बड़े लोग ट्वीट कर देते, देश के बड़े धुरंधर लोग हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, एटलीस्ट उनको सोचना चाहिए कि मैं अपने धर्म को आगे ले जाके जा रहा हूँ या उसको मैं छोटा कर रहा हूँ। मुझे इससे ज्यादा और इसके बाद में कुछ नहीं कहना जी। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है अशोक जी, और मैं वो उसी पे ही आना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं हम धर्म की तरफ से बोल रहे हैं या अपने कम्युनिटी की तरफ से बोल रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसको हम हल्का कर रहे हैं। वो जो आप कह रहे हैं वो उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और वो खराब लगती है कि जहां हम बड़ी बड़ी इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं धर्म की, सनातन धर्म की, और वो अलग, मैं तो उसी परिभाषा पे आज भी कायम हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वो 2.5 अक्षर तो आपके अभी तक है नहीं। वसुधैव कुटुंबकम आपने समझ में नहीं आता अगर आपको, तो फिर ये किस तरीके का धर्म और किस तरीके का हम किस तरीके की सोसाइटी बनाना चाहते हैं, आगे चलना चाहता हूँ। फैजान को इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, युवा भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, कलाकार हैं, पोएट हैं। फैजान, आपको एज हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के साथ साथ इस समय इस दौर में क्या लगता है, क्या चलता है आपके दिमाग में जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं? ये आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है, किस तरीके का समाज बन रहा है और किस तरीके का देश है? सर शायद सदियों का सबसे मुश्किल वक्त, मुश्किल समय अभी चल रहा है। अगर जो हम युवा वर्ग के जो भी लोग हैं जो शायद धर्म की चीज़ों को, धर्म हर दिल के अंदर बसता है धर्म, लेकिन सर यहाँ सर जीवन यापन करने के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। और जो भी समाज जिस रूप से जिस तेजी से रूप बदल रहा है जो समाज अभी अपना, सर वहाँ ये वक्त बहुत मुश्किल चल रहा है। और हर तरीके से आप देख लें कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो बहुत हर ग्राउंडेड जो चीज़ें हैं, हर इंसान से जुड़ा हुआ है सर, उन पे बात करना शायद अभी ज़्यादा अहम है। हम सर इन मुद्दों पर, चाहे वो हम ईद की शुभकामनाएं दें या ईद मुबारकबाद कहें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम ये देखें कि हम कितने पुरखुलूस के साथ, कितने अकीदत के साथ हम उस त्योहार की बधाई दे रहे हैं। हम वो अंग्रेजी में कहें, वो हिंदी में कहें, उससे मतलब नहीं है सर। तो ओवरऑल जो मुद्दा चल रहा था सर, जो यहाँ डाइवर्ट हो गया कि हाँ यौमी गंगा जमुनी तहजीब के लिए ये देश जाना जाता है हमेशा से सर। तो मुझे सर आपके बात पे ये रहा है कि एक निदा काजी साहब का एक शेर याद आता है कि उन्होंने कहा कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है और सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है, और इतनी खूंखार न थी पहले इबादत गाहें, ये अकीदे हैं कि इंसान की तन्हाई है। जब इंसान तन्हा होता है सर, तो ऐसी चीज़ें इंसान के दिमाग में चलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इस वक्त में बेहद लाजमी है सोचना। आशुतोष जी, हम और आप जिस करियर से, जिस प्रोफेशन से आते हैं, वो एक क्रिएटिव, सेमी क्रिएटिव कह लीजिए, जहाँ हम समाज को आईना भी दिखाते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी साथ ही साथ चलती है। हम उससे आते हैं, उस जॉनर को बिलोंग करते हैं, आर्ट्स को साइड को ही बिलोंग करते हैं। और वो वही मैं फैजान से इसीलिए समझना चाह रहा था कि ये क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हैं। एक पोस्टर बनाया किसी ने, उसमें कुछ एक लाइन लिख दी
और उसमें कुछ लिखा, उसने जश्न रिवाजा लिखा, अच्छा है बुरा है, इंटरप्रिटेशन, क्रिटिकल रिव्यू बड़े से बड़े लोगों का हुआ है, फनकारों का हुआ है, बड़े से बड़े लेखकों का हुआ है, जिनको हम आज बहुत बड़े बड़े सम्मान देते हैं। उन लेखकों की भी कविताओं को या उनके लेखों को इसी तरीके से क्रिटिकल रिव्यू किया गया है। आज की तारीख में हम इतने असहिष्णु जैसे क्यों हो गए? बॉयकॉट लिखना की क्या जरूरत है? गलत है, खराब है, हो सकता है। कल को मैं 15 अगस्त को जब मैं शो करूंगा और मैं अगर उसको कहूंगा कि आज हम जश्न आजादी पे ये शो कर रहे हैं, खास शो है, तो क्या आप ये लिख देंगे कि नीचे हैशटैग बॉयकॉट फाउंडर इंडिया, क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं ना दे करके जश्न आजादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 बात है एलेक्स जी। एक तो अगर ये मामला सिर्फ क्रिएटिव कंटेंट तक सीमित है, तब तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो उनकी क्रिएटिविटी है और उनको उनके एजेंसी ने अप्रूव किया होगा और कहा होगा कि हाँ अच्छा लगता है, जश्न रिवाजा उन्होंने लिखा है। अभी वासुदेव जी ने एक बात कही कि रिवाज और त्योहार में, मतलब रीत, और तो मैं कहता कि अगर क्रिएटिविटी में मान लीजिए अगर कोई सनातनी एंगल दे देता या हिंदू या धार्मिक एंगल दे, धार्मिक नहीं आस्थागत एंगल देता, मैं धार्मिक बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, आस्था से जुड़ा हुआ अगर एंगल उसमें दे देता, तो कहते कि भाई रीत की प्रीत वाला कुछ लिख दीजिए कि प्रीत भी आ जाए, मतलब प्रेम भी आ जाए और रीत भी आ जाए, तो रिवाज भी आ जाए। तो हिंदी में आप उसे कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी आप उसको टेक्स्ट कर सकते थे। तो मैं जहां तक उसके क्रिएटिव टेक्स्ट का सवाल है, मेरी उस पर कोई आपत्ति नहीं है और ये होना चाहिए। और इस तक का विरोध अगर कोई करता है तो मैं उसे बहुत ही सतही, अज्ञानी और बहुत बड़ा दिल का या एक इंसान नहीं मानता हूं। अब इसके बियॉन्ड जाना चाहिए। जैसा फैजान ने कहा कि हमारे सामने बड़ी समस्या है, मैं अक्सर देख रहा हूं, अभी मैं खास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों से ये सवाल मैं सुनता हूं कि अभी बड़ा ही दूसरा दौर है और बड़ा परेशान है, नौकरी, सबके लिए परेशानी का दौर है। एक बात फैजान भाई समझना है हम सबको, मैं भी ऐसा ही समझता था, आज भी मैं यही समझता हूं, लेकिन मैं इधर थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं तो मैं जान पाया कि भाई रोटी रोजगार ये सब हर काल में, हर समय में, हर सदी में एक बहुत ही बेसिक मामला है। लेकिन कुछ जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, विचार है, जिसको धर्म कहते हैं, ज्ञान विज्ञान है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं फैजान भाई, मैं आपके माध्यम से अपने मुस्लिम भाइयों से यह अनुरोध करता हूं कि ये वक्त है कि ये बात जैसे आप कह रहे हैं ये आपके तरफ से जोर दे करके आना चाहिए, क्योंकि सनातन ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है हजारों वर्षों में कि वो नॉन वायलेंट रहा है, अहिंसात्मक रहा है। वासुदेव जी ने अभी कहा, आपको बताया कि ये जो 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उससे ऐसा लग रहा होगा, ये इसलिए है क्योंकि फेनेटिसिज्म एक कम्युनिटी का आधार बना है, इसको आप अंडर द कारपेट मत डालिए। विदाउट एनी प्रेजुडिस मैं ये बात कहता हूं कि उस बड़े कम्युनिटी को, जो हमारी माइनॉरिटी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसमें एक बहुत बड़े वर्ग में एक फेनेटिसिज्म है, उनको हमें काउंटर करना है, किसी विद्वेष से नहीं, किसी द्वेष से नहीं। और ठीक उसी प्रकार से अगर हिंदू कम्युनिटी में कोई इस तरह के फैनेटिक लोग हैं तो उसे हमें काउंटर करना है। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि हिंदू फैनेटिक हो रहा है, हिंदू फैनेटिक हो रहा है, सनातनी फैनेटिक हो रहा है। ये नैरेटिव से अब थोड़ा हटना पड़ेगा और ये नैरेटिव मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ से आए और वो ये झंडा थामे कि नहीं, हम सनातनी हैं, हमारा देश है और जश्न रिवाजा अगर लिखा गया तो क्या बात है, ये कंटेंट का विषय है भाई। हम अगर उर्दू में कोई कंटेंट आ गया और बहुत अच्छा लग रहा है हम मान लेंगे, इसमें क्या बुराई है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल उर्दू में कविता लिखते थे और अशफाक हिंदी में लिखते थे, तो इसमें तो ये बात थी दोनों के बीच में। तो वो एक जो गंगा जमनी तहजीब का भी जो विषय है ना फैजान भाई, वो भी एक अलग विषय है, उस पर अलग से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा अभी एलेक्स, हाँ मैं आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूँ, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। कभी कभी ये लगता है ना कि कहीं उधर से ध्यान भटकाने के लिए इधर तो नहीं आ रहे हैं कि हम विकास की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें,
हम हंगर इंडेक्स कहाँ जा रहा है उसकी बात ना करें, इसके लिए हम दर्शन की बात करते हैं। नहीं, उसके लिए पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं उसके लिए पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और उसके लिए खूब जोर जोर से हमारी कम्युनिटी को ये सवाल उठाना चाहिए, मतलब मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि भाई मोदी जी, आपने कहा था कि हम 34 रुपए पेट्रोल बेचेंगे, लेकिन आप नहीं बेच रहे हैं। आपने कहा था, आपकी बिरादरी के लोगों ने कहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जावड़ेकर जी रोज आकर के चिल्ला करके बोलते थे कि हम 34 रुपए में पेट्रोल बेच के दिखा देंगे, आप नहीं बेच पा रहे हैं। आपने कहा था कि हम जो है सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, कहां कंट्रोल हुआ इन्फ्लेशन? 200 रुपए के पार चला गया आपका एडिबल ऑयल, वो बात बिल्कुल ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये सवाल मीडिया का है, और मीडिया अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। मीडिया तो राम रहीम को लेकर के उनको मैसेंजर ऑफ गॉड बना रहा था। सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के टेलीविजन चैनल्स में एडिटर घूम रहे थे राम रहीम के साथ, आज जिनको की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है अलेक्स भाई, ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो समाज की जिम्मेदारी है, वो समाज की जिम्मेदारी से हम लोग बचे नहीं, और सत्य पर शास्त्रार्थ करें विदाउट एनी प्रेजुडिस, सत्य को बाहर आने दें। उसमें कोई, हम फैजान भाई हैं, वही कर रहे हैं आशुतोष जी हम यहाँ पे, और फाउंडर इंडिया इस मुहिम पे और इस समय पे खड़ा है। बहुत मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, और आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां बहुत ईमानदारी से डिस्कोर्स हो रहा है। जी शुक्रिया, बहुत ईमानदारी से डिस्कोर्स। खुशबू जी, इस पे एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे, और जहां आशुतोष जी कह रहे हैं कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि हमें इस तरीके की चर्चा और इस तरीके की चीजों पर बात करनी चाहिए और सत्य को बाहर लाना चाहिए, वहां आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरीके के कैंपेन्स को बनाने को तैयार हैं, जहां पे हम जश्न बेरोजगारी की बात करें, जहां हम जश्न तेल की बात करें जो कि 100 और 125 पहुंच रहा है, जहां हम जश्न जीडीपी की बात करें जो कि इन गहराइयों में जा रही है, जहां हम जश्न हंगर इंडेक्स की बात करें जहां हम बुरे हालत में हैं, क्या इन सारे जश्नों को मनाने की और उस पर बात करने की कैंपेन के लिए खुशबू और उनकी मार्केटिंग टीम तैयार होगी? As long as somebody is paying us, yes. We are professional, true. So मैंने आज ही है ना, हम लोग we are based in Ahmedabad, which is the Modi state. So आप जब बात करते हो ना, तो यहाँ पे हर चलता हुआ इंसान मोदी जी को मानता है, और हमने उनको यहाँ पे काम करते हुए देखा हुआ है। हम अहमदाबाद से हैं, तो हमारी सिटी में हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है जिसमें सारी एजेंसीज एक साथ में इकट्ठा आके चर्चा विचारणा करती है, और आज सुबह ही हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। एंड एक बहुत पॉइंट ऑफ व्यू मेरा उस टाइम पे भी था कि हम एज अ मार्केटर, मैं एज अ मार्केटर बोल रही हूँ, मैं कोई और टॉपिक के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉन प्रॉफिट, विच इज फॉर प्रॉफिट, उसका एक बहुत क्लियर पर्पस होता है। वी एग्जिस्ट टू सर्व द ब्रांड, we exist to market the brand, we don't have any other agenda। हमारे मीन्स और मोड में हम रिलीजन, कल्चर, सोशल, काफी सारी चीजें जो एक इमोशन को, एक मेमोरी को, एक ब्रांड को की मैसेज को इम्पैक्ट दे सके, उसको लेते हैं। मतलब कोई भी कैंपेन देख लीजिए मार्केटिंग का, उसका बेसिक आइडिया यही होता है कि जिस भी तरीके को वो ले रहे हैं थ्रू वो अपनी ऑडियंस के पास पहुंचे। फिर वो पॉलिटिक्स भी आ जाता है, फिर वो रिलीजन भी आ जाता है, फिर वो कल्चर भी आ जाता है। तो एज अ मार्केटर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अशोक जी ने बोला कि मैंने सर्व किया है किसी भी पार्टी ने, जब मुझे बुलाया उसका कैंपेन करें, हम मार्केटर्स है, हमारी पर्सनल बिलीफ है, अगर आई डोंट बिलीव इन द प्रोडक्ट आई कैन नॉट मार्केट, देन आई विल नॉट डू दैट प्रोजेक्ट। हर कोई कहीं ना कहीं बिलीव करता है, हम पैसे के लिए किसी को भी मार्केट नहीं कर सकते, हमें पहले बिलीव होना चाहिए। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है, अगर कोई स्पेसिफिक पार्टी आता है जिसका एंड गोल अच्छा है, जिसका एक एंड ऑब्जेक्टिव है, जो हमको मासेस को कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट एजेंडा, पेट्रोल, दिस दैट, व्हाटएवर वी हैव टू टॉक, we will do the campaign, and that result of that is 2014 election, because मोदी जी का कैंपेन जो था आपकी बार मोदी सरकार, was also a marketing campaign which was a brainchild of a marketing agency। तो कहीं ना कहीं वो भी उसी थॉट प्रोसेस से आया था। तो वैसे एज ए एजेंसी we exist at the pleasure of our brand,
to service the brands that come to us. खुशबू, यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। यहाँ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी एक्टिवली यहाँ पे सवाल जवाब कर रहे हैं और अपना मत यहाँ पर जब हम जानना चाह रहे हैं आप लोगों से, वो लोग भी यहाँ पर हमें बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक व्यूअर हैं, काफी लंबे समय से फाउंडर इंडिया के साथ जुड़ती आ रही हैं, कभी तनिष्क कभी फैब इंडिया, ये कह रही हैं ये, क्योंकि तनिष्क के साथ भी सेम ऐसा ही मुद्दा हुआ था, अब फैब इंडिया के साथ ये सेम मुद्दा हुआ है। तो आप जिस तरीके से कह रही हैं, आपसे समझना चाहूंगी कि जब एक ऑब्वियसली जब आप लोग कोई भी कैंपेन प्लान करते हैं तो आपका टारगेट सेल्स होता होगा, आप इन सारी चीजों पे बिजनेस डेवलपमेंट पर फोकस करके कोई कैंपेन जो है बनाते होंगे। सेल्स डुबाने के लिए तो बिल्कुल आप उस चीज को बनाते नहीं हैं। तो जब एक कैंपेन फेल होता है उसका क्या असर पड़ता है, बहुत ब्रीफ में आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम बिजनेस पर ऑल इन ऑल जानना चाह रहे हैं कि अगर इतनी आसानी से हम कह देते हैं कि #boycott_fab_india, तो उससे किन लोगों पर असर पड़ेगा, कितने कारीगरों की नौकरी जाएगी, उस बंदे की नौकरी जाएगी जिसने इस पूरे कैंपेन को नाम दिया था, और उसके पीछे अगर सेल्स नहीं होती हैं इस फेस्टिव सीजन तो कितना लॉस होगा। यहाँ पर बिजनेस एंगल पर बात करते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ में मुझे जवाब दीजिए। जब भी कोई कैंपेन किया जाता है तो एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस होती है, एक ब्रीफ आती है क्लाइंट के पास से, जिसके बेसिस पे एजेंसी की डिफरेंट टीम्स काम करती है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कंटेंट के बंदे, बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं, वो आइडियाज क्लाइंट को प्रेजेंट किए जाते हैं, उसके ऊपर अगेन दोनों टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो वे फॉरवर्ड सही लगता है उसके बाद कैंपेन आते हैं, और वो भी कलेक्टिवली ब्रांड की मैनेजमेंट जो हायरार्की है वहां तक अप्रूवल के लिए जाता है और फिर रोल आउट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बॉयकॉट एंगल्स या रिवर्स एंगल, मैंने ब्रांड्स पे काम किया हुआ है, जैसे वाडीलाल है, हैवमोर है, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है, नेशनल ब्रांड्स, वी फेस दिस कि कोई फिल्म बनी और फिल्म रिलीज हुई, ट्विटर पे किसने डाल दिया और हमने एंटिसिपेट किया था ऐसा होगा तो हमने बैक डाउन कर दिया। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है कि आपने बनाते टाइम नहीं सोचा है, पूरी ऐसा नहीं एक जन, मे बी 30-40 लोगों की टीम ने नहीं सोचा और फिर वो आ जाता है। तो वहीं पे रिस्पॉन्स मैनेजमेंट टीम होती है जो उसको इंस्टेंटली डैमेज कंट्रोल करती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस हिसाब से उसको कैसे मिटिगेट करें, और मिटिगेशन के बाद ये होता है कि भाई अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। ये जेन्युइन फ्लूक था कि पब्लिक रिएक्शन था कि जो एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था, या फिर ओवरसाइट है, इमेच्योरिटी है, कंसिडरेशन नहीं था टीम का, तो फिर कोई ना कोई फायर होता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे वो इम्पैक्ट भी आता है। मैं ऑल इन ऑल जानना चाह रही थी कैंपेन फेल होने के बाद क्या असर पड़ता है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया है। वक्त भी हमारे पास थोड़ा सा कम है और यहाँ पे बहुत से जो लोग हैं अपने अपने मत हमारे साथ यहाँ पर भेज रहे हैं, तो मैं ऑल इन ऑल उस एंगल पे जानना चाह रही थी कि कैंपेन फेल फेल होने के बाद है ना, उसका कास्केडिंग इफेक्ट होता ही है। बिल्कुल, मार्केटिंग टीम पे होता है, एजेंसी पे होता है, प्रोडक्शन सेल्स पे भी होता है, और वो मेनली उसका भार जो कारोबार है वो टॉप लाइन बॉटम लाइन की लैंग्वेज में बोले ना, तो वो टॉप लाइन को फेस करना पड़ता है। एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट कोई भी ब्रांड का उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एजेंसीज भी रिस्पॉन्सिबल होती है, कहीं ना कहीं फायर होती है, रिहायर होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी उस चीज का, इसको हैंडल भी किया जाता है। बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, हमारी अहमदाबाद की ब्रांड है फॉर्च्यून फूड करके है, उन्होंने सौरभ गांगुली जी को लिया था एज एम्बेसडर, और उसी के कुछ टाइम पे हार्ट ऑयल के लिए, और तेल माना जाता है आपके हार्ट के लिए सही है नहीं है, और इमीडिएटली उनको हार्ट अटैक आया था। तो ट्विटर पे उसके ऊपर भी बैकस्लैश हुआ था, बिकॉज मैं जानती हूँ टीम्स को, मुझे पता है कि एक पूरा ऐसा है कि टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ब्रांड एजेंसी तो इन्वॉल्व था, उसको कैसे एड्रेस किया जाए सही तरीके से, और बहुत बहुत प्यारी तरीके से उन्होंने दूसरी प्रिंट एड भी करी, जिसमें सौरभ गांगुली खुद ने स्टेटमेंट दिया कि हार्ट अटैक इज हेरिडिटरी, मेनी अदर रीजंस इट हैपेंस, and healthy habit is important, and I vouch that I have this oil because खाने में तेल तो होता ही है। तो ये बहुत प्यारा सा ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू की स्टडी है कि किसने देखा नहीं था होता ब्रांड एम्बेसडर को हार्ट अटैक आएगा, और आया तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो हम इसको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी लेते हैं, पर जब भी कैंपेन फेल होता है तो ऐसा मत समझिए कि कुछ असर नहीं होता है, बहुत बहुत फर्क होता है, बहुत जॉब्स जाती है, बहुत एजेंसीज फायर होती है,
और बहुत टीम्स भी फेस करती है उसको। बिल्कुल, एक बड़ा असर तो वहां पर पड़ता ही होगा। हम हमारे लिए कितना आसान है, और हम अगर टीम ने नहीं सोचा है तो हम अगर सोच लें तो वो भी अच्छा है। और जब आपने 2-3 बार कह दिया कि टीम ने नहीं सोचा या फिर कुछ निकल गया बाहर, तो जब जश्न रिवाजा वो कहते हैं, रिवाज कहते हैं, तो शायद वो केवल दिवाली नहीं कहना चाह रहे थे, और भी जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और लव और लाइट का जो फेस्टिवल उन्होंने कहा था, उससे वो जो भी समझते थे वो समझते थे। वो शायद क्रिसमस भी समझ रहे थे, ईद भी समझ रहे थे, नवरात्रि भी समझ रहे थे। जो कह रहे हैं ना जी, झिलमिल दिवाली आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिवर्ट कर दिया है। ठीक है, आपसे इस पर भी हमने बात कर ली है, और ये तो बिल्कुल जरूरी ही है हमारे लिए कि हम भी सोच समझ के जो है चीजों को समझने की कोशिश करें, एग्जैक्टली क्या मुद्दा था, बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो जाएं। शिल्पी जी का एक बहुत अच्छा कमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इसे पढ़ दूंगी कि क्लेमिंग टू बी सनातन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली लिविंग द सनातन कल्चर आफ्टर ऑल। ये वो कहना चाह रही हैं। श्री रूपा हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका भी कहना है कि मजाक ना बनाए हमारे कल्चर को। फैब इंडिया जो है वो जाना जाता है ब्रांड इंडियन क्राफ्ट्समैन को प्रमोट करने के लिए, तो ये उनका भी कहना है। और भी बहुत से कमेंट, पर वक्त कम है, बहुत ज्यादा बातचीत अब नहीं कर पाएंगे। आशुतोष सर, आपके पास आना चाहूंगी, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे हम जैसे युवा पत्रकार बहुत कुछ सीखते हैं। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय पर आपकी लेना चाहूंगी मैं, ब्रीफ में। नहीं, एक तो बहुत बधाई आपको शिवानी, और आपके फाउंडर इंडिया के मैनेजिंग एडिटर को और सीईओ को एलेक्स साहब को, कि वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का विषय नहीं है, उसको यहाँ पर वो लाते हैं और बहुत सार्थक बहस करा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज बहुत सार्थक बहस हुई है। फैजान भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही कि और दूसरे मुद्दे, गंभीर मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिसको अलेक्स जी ने इशारा भी किया। और खुशबू मेरे ख्याल से she was indeed, she is a beautiful brand ambassador of marketing agency, I believe. That the way she put all the facts and she corroborated everything in a different way. उन्होंने सब बात कह भी दी और नहीं भी कहा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया फॉर्च्यून और सौरभ गांगुली जी का, उन्होंने कि ये होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स को हटा भी दें और क्या इम्पैक्ट होता है, डिस्पाइट ऑल दीज ऑड्स, हायरिंग फायरिंग तो हो जाती है, एक छोटे मिस्टेक से भी होता है। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिव टीम के लिए भी सबक है कि वो सोच समझ करके करें। अगर ये सिर्फ मामला क्रिएटिव है, और अगर ये स्क्रिप्टेड है कि नहीं मुझे फायर करना है, इसके बाद आना है, दीपावली का मामला है, इसे जाने दो, और कैलकुलेटिव रिस्क है, देन इट इज ओके। और इससे सबको विन विन होता है। पॉलिटिशियंस को भी अपना काम मिल जाता है कि इलेक्शन आ रहा है, चलो उसमें कुछ बना लें, और एजेंसी को भी मिल जाता है। अगर ये स्क्रिप्टेड मामला है, देन हम लोगों को, समाज को बहुत ही, हम जो आप कहते हैं कि क्या टेक अवे होना चाहिए, मुझे लगता है कि एक सोसाइटी को गंभीर होना चाहिए और चिंतनशील होना चाहिए, आंख कान खोल के रखनी चाहिए, हर बात को समझना चाहिए, बिटवीन द लाइन को भी पढ़ना चाहिए कि एजेंसी का कहीं एजेंडा तो नहीं है, और नहीं है तो अगर कोई भूल है तो उसको भूल समझ के माफ कर देना चाहिए। लेकिन समाज को सजग होना चाहिए, और इसलिए हम आप दोनों को बहुत बधाई देते हैं कि आप दोनों ने ये सार्थक बहस को आगे बढ़ाया है, और मेन स्ट्रीम बनते जा रहे हैं आप बहस के माध्यम से। और मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए आप एक बहुत बड़ा थ्रेट हैं, और समाज के लिए आप बहुत बड़ा समाज उपयोगी काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर, आपकी शुभकामनाएं साथ रहेंगी तो ऐसा काम जरूर करते रहेंगे। खुशबू जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी डिस्कशन आपके साथ हुई। फैजान, जाते जाते अगर आप कुछ पंक्तियों से इस पूरी डिस्कशन का अंत करें तो बहुत अच्छा लगेगा। सारी बातें हो चुकी हैं, और सबसे पहले तो ये एक लाइन जो मैं हमेशा कहना चाहता था कि जो अगर बहिष्कार ही करना है तो शायद बहिष्कार अपने अंदर के गुरूर का करे, आप अपने अंदर के आना का करे बहिष्कार। और ये इन 4 पंक्तियों के साथ मैं इस डिस्कशन को एक नए पहलू के साथ मैं अंत करना चाहता हूँ कि हमें नेकी बनानी थी मगर हम बद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हदे इंसानियत की भूल कर लड़ते रहे यूं ही, हमें इंसान बनाने थे मगर सरहद बना बैठे। तो हमें ये इस बात से इत्तेफाक रखना पड़ेगा कि हम अपने आसपास चीज़ों को देखें और बहुत पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है।
जी बहुत धन्यवाद फैजान। आशुतोष सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू जी थैंक यू। तो ये आज का हमारा डिस्कशन रहा, एक अच्छी डिस्कशन, और हमने यहाँ पे काफी अच्छी जो है बातचीत कर ली है आज। एक अच्छा डिस्कशन, बहुत जरूरी मुद्दा था, बिजनेस एंगल से भी बात करना जरूरी था, और जिस तरीके से यहाँ पर एलेक्स सर हमारे जो व्यूअर्स भी इस पर रिस्पांस दे रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आनंद किशोर जी का यहाँ पर हमें कमेंट आया है, ये कह रहे हैं यहाँ पर, और इसी तरीके के और भी अच्छे कमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, ये पूरा जो मुद्दा चल रहा है उस पर ब्रीफ में आपका जो भी मत है वो भी हम चाहेंगे। शिवानी, मेरा मत से ज्यादा मैं फैक्ट्स पे बात करने की कोशिश करता हूँ, और क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ और अपने आप को कोशिश करता हूँ कि जर्नलिस्ट रहूँ और ना कि फिलोसफर हो जाऊँ या राजनीति तो बिल्कुल ना हो जाऊँ, तो मैं उस पर बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो देश जिनको हम देखते हैं कि इन्होंने प्रगति करी, जिनको हम ऊपर देखते हैं कि जिनकी तरफ देखते हैं, यूं कह लीजिए कि जिनको हम अपने लिए आइडियल मानते हैं, जिसको कि जैसे अमेरिका को कहा जाता था कि एक ड्रीम कंट्री है और लोग आज भी लाइन लगाते हैं वीजा के लिए और कितनी मुश्किलों से मिलता है। कारण क्या है, वहाँ एक ओपन सोसाइटी की कोशिश वो कर रहे हैं और करते रहे हैं। जब उसमें बीच में ऐसी वाली चीजें नहीं, हमेशा वहाँ सब जगह एक्सपेरिमेंट चले हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट्स हर देश में और हर जगह हुए हैं और होते रहते हैं कि वो अलग अलग तरीके की चीजों को भी एक बार ट्राई करा जाता है। लेकिन देश प्रगति कब करता है, जब आप इंक्लूसिव होते हैं, जब आप लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी काबिलियत होती है। वो जो कुछ उस तरीके की, मैं बहुत ज्यादा शेर व शायरी में और उसमें नहीं रहता हूँ, लेकिन एक ही फूल से नहीं होता है। चमन जो है वो कई सारे अलग अलग तरीके के फूलों से बनता है, तो वो वाली चीज है। और यहाँ उल्टा है कि हम हर शाख पे उल्लू बैठे हुए जैसी चीजें पे देख रहे हैं, तो वो एक अलग तरीके की मुसीबत है। लेकिन इस इंक्लूसिविटी से देश आगे बढ़ते हैं, और ये फैक्ट है, ये स्टडी है जो कहती है। बांग्लादेश अभी तक बहुत तेजी में चल रहा था, उसने बहुत सारे पैरामीटर्स पे इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। उनकी जीडीपी की ग्रोथ, उनकी हंगर इंडेक्स में जितना उनकी वो है मजबूती, जिसको कि वो बेटर करते जा रहे हैं बहुत सारे तरीकों से, हैप्पीनेस इंडेक्स है या इवन बहुत और तरीकों से। फिर अचानक अभी कुछ समय से वहां पे भी एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, और उसका असर आगे चल करके, जैसे हम बाजार में स्टॉक मार्केट में बात करते हैं, या उस तरीके के जैसे हम आगे का लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं ना कि अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है, उस तरीके से निश्चित रूप से अगर ये चलता रहा तो बांग्लादेश को भी वो नुकसान झेलना पड़ेगा। बाकी हमारे पड़ोसी देश झेल रहे हैं क्योंकि इंक्लूसिविटी नहीं रखती। पाकिस्तान क्यों नेगेटिव में हमेशा दिखाई देता है बहुत सारे पैरामीटर्स में, का कारण ये है कि इंक्लूसिव कंट्री नहीं है, इंक्लूसिव स्टेट नहीं है। तो जो भी देश लोगों के लिए हाथ नहीं खोलता है, दरवाजे नहीं खोलता है, खिड़की नहीं खोलता है, वो नीचे की तरफ चल देता है। ये फैक्ट है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर हम अपनी जो खिड़कियां खुली थी उसके आगे हमें दरवाजे खोलने, तो उसकी जगह हम उन खिड़कियों को भी बंद करे ले रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रगति नहीं होगी, विकास जैसी चीज दूर होती चली जाएगी हमसे। तो अगर हमें प्रगतिशील होना है, अगर हमें सुपर पावर बनना है, तो हमें इंक्लूसिव होना पड़ेगा, वरना वो अपर सीलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी और हम जाकर के अटक जाएंगे कि अब हम इसके आगे देश ये बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि फिर सब अपने अपने में अपनी बाउंड्री के अंदर में ही सबको काम करना पड़ेगा, फिर चीजें ग्रो नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत फैक्चुअल सा आपने जो इस पूरे डिस्कशन को है एक मोड़ दिया है, और इसको यहाँ पर लाकर हम छोड़ देंगे। अब बाकी जो व्यूअर्स हैं वो हमारे समझदार हैं, उन्हें क्या करना है, ये हमारा जो मकसद था कि हम बता पाएं, सारे फैक्ट्स जो हैं आपके सामने रख पाएं, सब लोगों के मत आप तक पहुंचा पाएं, वो हमने कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि आप तक हमारी बात पहुंची होगी। आज के इस पूरे डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। लेक्सर हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी, सभी दर्शकों का शुक्रिया जो हमारे साथ में जुड़े और अपने फीडबैक, अपनी राय देते रहिएगा कि इस तरीके के शोज की और सब्जेक्ट्स पे हमें डिस्कशंस करने चाहिए, और वो हम जरूर उसको करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ आप सभी व्यूअर्स जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट्स भेजे उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आज के इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही बातचीत हम करते रहेंगे और आप तक लोगों का जो मत है वो पहुंचाते रहेंगे, असली मुद्दों को उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे और एलेक्स सर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।